ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और मार्केट्स में एक बहुत ही शानदार सेशन। अब बड़ा सवाल यही उठेगा कि क्या ये नई तेज़ी की शुरुआत है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मार्केट में 2 दिनों में बिटवीन येस्टरडे एंड आज काफ़ी हद तक नुकसान की भरपाई हुई है, ख़ासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में। और अब हम 24,500 की दहलीज़ पर हैं। जैसा वीरो ने कहा, अगर 24,500 के ऊपर बंद हुए तो शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लौटे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके की आज रैली हुई है, वहाँ काफ़ी मुझे लग रहा है कि आज लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर हुए होंगे। काफ़ी ज़रूरत थी इस तरीके के दिन की। इनफैक्ट पिछले 2 दिन से मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। ऑब्वियसली ट्रंप का आना भारत के लिए भी पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि भारत के साथ जैसा पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। और डॉलर इंडेक्स में बड़ी रैली हुई। सुबह सुबह बात हुई थी कि आईटी शेयर्स शायद आज जलवा दिखाएं, और आईटी शेयरों में उसकी वजह से एक काफ़ी शानदार रौनक आपको दिखाई दे रही है। निफ्टी आईटी देखिए, एक ही दिन में सीधा 4% की रैली, और उसको लीड किया इन्फोसिस ने। एक बार इन्फोसिस का शेयर लेकर आइए, वो स्टॉक आएगा अब आपके रेडार पर, और देखिए किस तरीके के मूव यहाँ पर हैं। करीब करीब 4% की रैली। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और जैसे कि आपने कहा, दूसरे दिन लगातार हरा रंग कायम, मंगलवार उसके बाद बुधवार। हालांकि आज की इस जश्न के पीछे अगर आप देखें, अमेरिका का हाथ है, यूएस इलेक्शंस का, और ट्रंप की ताजपोशी जो कि अब लगभग अनुज लग रहा है कि तय हो गई है। पहले इसी को देखते हैं। निफ्टी बैंक में तो रोज बात करते हैं, हर सेक्टर बात करते हैं, बट ये लीडरशिप चेंज इन यूएस, ट्रंप जिनके पिछले कार्यकाल में यूएस के साथ इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे, इक्विटी मार्केट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। उसी 2016 के फियर से अगर आप देखें, उनके कार्यकाल के अंत तक आते आते क्या तेजी रही यूएस मार्केट में। इस चेंज इन लीडरशिप इन यूएस का मायने क्या है फॉर इक्विटी मार्केट्स एंड फॉर इंडिया, भारत के लिए? वीरो, बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुई है ग्लोबल बाज़ारों में। मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा लोगों को समय लगेगा इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट करने में, थोड़ा सा मार्केट भी टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन में रिएक्ट किया और हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से बनेगी, और उनका काफ़ी बड़ा फोकस था उसके ऊपर, क्रूड का शायद एक टॉप बन जाए अब यहाँ पर 3-4 कारणों की वजह से। एक तो वो खुद नहीं चाहते कि क्रूड की कीमतें बढ़े। उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। दूसरा, जैसा आप भी कह रहे थे कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा वैश्विक शांति ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से थोड़ा सा एक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी थोड़े से कम होंगे। मुझे तो लग रहा है कि यूक्रेन का युद्ध भी अब ख़त्म होने की उम्मीदें हैं यहाँ पर। इवन मिडिल ईस्ट में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शांति की उम्मीदें आएंगी इस वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से। कॉर्पोरेट टैक्स, ये हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स में वो कमी करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इकॉनमी में पैसा आएगा। इकॉनमी में पैसा आएगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा वो, लेकिन ओवरऑल फिर भी मुझे लग रहा है कि वो पॉजिटिव होगा। प्लस पीएम मोदी के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने इंडियन अमेरिकन्स को भी काफ़ी लुभाने की कोशिश की थी अपने मैसेज के थ्रू। और एक पॉसिबिलिटी है कि चीन की जगह अब थोड़ी सी भारत को तवज्जो मिलेगी। देखिए, हमारी मार्केट के गिरने में एक बहुत बड़ा हाथ था कि ऑल ऑफ अ सडन चीन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था लोगों को, तो उसका एक इम्पैक्ट था हमारी मार्केट के ऊपर कि एफआई की सेलिंग हुई बहुत ज़्यादा, और वो पैसा शायद चीन गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पैसा तुरंत वापस आ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आज की रैली में भी एफआईज ने सेल किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है वीरू। इस चीज़ को हमें नकारना नहीं है। और एक चीज़ मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ, हमारी मार्केट इस वजह से नहीं कर रही थी कि यूएस का मार्केट का इलेक्शन ड्यू था। रैली क्यों आ गई? क्योंकि एक तो हम ओवरसोल्ड थे, मार्केट को ट्रिगर मिल गया, प्लस ग्लोबल मार्केट में इतनी बड़ी रैली आ गई, और ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इसके लिए, तो ट्रिगर मिल गया मार्केट को एक शॉर्ट कवरिंग रैली का। लेकिन इससे ये एजम्पशन बिल्कुल ना निकाली जाए कि बस अब आप सीधा वापस ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। आई थिंक उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो भी है, एटलीस्ट आज का दिन एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग बाइंग जो भी कहें, शानदार दिन रहा आज के लिए। बिल्कुल, अगर आप देखें इसमें कोई राय नहीं है, एक शानदार दिन और कल के एक शानदार दिन के बाद। बट अनुज, अब बात करते हैं लेवल्स टू वॉच। निफ्टी बैंक पे अब मोर और लेस अनुज हम उस एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जिसकी बात हम करते थे काफ़ी समय से, 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि फ्रेंकली स्पीकिंग 1 अक्टूबर के बाद अब तक हमारा उसके ऊपर क्लोज नहीं आया। अभी भी हम हैं उसके ऊपर, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर क्लोज। कैसे अप्रोच करेंगे इस तेज़ी को जो कि अब 24,500 के दहलीज पे खड़ी है,
निफ्टी और निफ्टी बैंक पे भी इस वक्त का और लेवल्स टू वॉच? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक निफ्टी की बात है बीरू, अब एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अब हमारा टेस्ट होगा 20 डेमा पर, है ना। वो 20 डेमा पर हमारा टेस्ट होगा जो करीब करीब 24,575 पर है। अभी हम 24,478 पर हैं। 10 डेमा के तो हमने ऊपर ही शुरुआत की थी ऑलमोस्ट, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा डिप दिया, फिर वहाँ से बाइंग आई। तो अब अगला रेजिस्टेंस 24,550 से 24,600 के बीच में, 24,575 पर वो 20 डेमा है, वहाँ पर होगा। अगर वो क्रॉस हुआ तब देखते हैं, आई थिंक उसके बाद करेंगे। फिर वो एक अप्रोच ये हो सकती है कि वैसे तो खैर कल का लो बहुत दूर हो गया, तो आज का लो 24,204, उसके स्टॉप के साथ आप चाहें तो लॉन्ग रहें। मैं अभी भी एक चीज़ और ऐड करूंगा, लेकिन मार्केट में अच्छा, एक तो आज यूएस फ्यूचर्स काफ़ी ऊपर है, तो कल एक अच्छी शुरुआत की एक और एक्सपेक्टेशन है कि कल सुबह सुबह और अच्छे क्यूज़ होंगे, तो एक बार और कल गैप अप होगा, तो इसके लिए आज पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डे हाई पर बंद हो। ये एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आज मार्केट डे हाई पर बंद हो, प्लस कल एक गैप अप मिले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो उसमें क्या हम 20 डेमा निकालेंगे यानी, ये एक बड़ा सवाल होगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि मार्केट का जो फोकस है ना, वो ज़्यादा उस पर गया है, आईटी पर गया है। आईटी शेयर्स और बाकी के शेयर्स, उन पर ज़्यादा फोकस गया है। इसके लिए बैंक निफ्टी देखिए, आप जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था, वो आज नहीं चल पाया, लेकिन उसके मुकाबले आप देखिए निफ्टी आईटी। अच्छा, एक बार निफ्टी मेटल्स भी रखिएगा जरा स्क्रीन पर। सुबह उसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी, क्योंकि डॉलर में ऑब्वियसली बड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन देखिए अब वो किस तरीके से ऊपर वापस रैली कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट का फोकस कुछ टाइम के लिए शायद आईटी, मेटल्स, इन सब पर होगा। बैंक निफ्टी में बड़ी रैली हो चुकी है, शायद बैंक निफ्टी अब कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करे। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी गिरेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए जो पिछले 3-4 हफ्ते से आउट परफॉर्मेंस चली आ रही थी बैंक निफ्टी की, वो शायद अब थोड़ी सी बाकी स्टॉक्स में पर्कुलेट हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन फिर वो एक चीज़ तो बहुत एम्पली क्लियर हो गई है मार्केट में कि एक इलेक्शन वर्डिक्ट जो था, वो जब इस तरीके का आता है, वो एक दमखम रखता है पूरी की पूरी मार्केट को हिलाने का। वो इस इलेक्शन आउटकम ने किया। और एक चीज़, कुछ ना कुछ हमारे ट्रेडर्स के अंदर स्मार्टनेस है, जो इस चीज़ को पहले ही प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। जो कल का आखिरी का 1 घंटे का मूव था ना, चाहे यहाँ पर हो चाहे यूएस फ्यूचर में, कल चल यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट भी कल शानदार तेज़ी के साथ बंद हुआ था। वो भी एक रिस्क लेके जा रहा था कि इलेक्शन आउटकम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट प्राइसिंग कर लेता है। मार्केट कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेडिक्ट कर लेता है कि क्या होने वाला है बड़े आउटकम में। चलिए, तो आपको यहाँ पे हमने 2 प्रकार की बातें करी। इस जीत का मतलब निफ्टी बैंक, बट थोड़ा सा सेट ऑफ स्टॉक्स, मतलब होता है ना, जैसे आशीष शर्मा सुबह सुबह टीम बनाते हैं अनुज, अगर आपसे कहा जाए कि एक टीम बनाए इस जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की, या फिर आज के निफ्टी बैंक के बिहेवियर के बाद, क्या रहेगी वो टीम? देखिए, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक भी होगा इसमें मैं, हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे ख्याल से मेटल्स में यहाँ से बड़ी रैली होगी। आई थिंक आज सुबह का जो नी जर्क रिएक्शन था, वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉलर की वजह से था, लेकिन यूएस की इकॉनमी अगर स्ट्रांग होगी, प्लस चाइना में बड़ा पैकेज आएगा, तो वो मेटल्स के लिए एक बड़ी सुपर साइकिल का एक क्लियर कट इनवाइट है। मेरे ख्याल से यहाँ मेटल्स में आप गलत नहीं जाएंगे, उसमें एक व्यू रखिए। आई थिंक डिक्सन वगैरह ये सब जो स्टॉक्स हैं, इनमें ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुकी है, तो इसमें लेकिन मार्केट का ये थॉट प्रोसेस सही है कि चाइना +1 में अब इंडिया काफ़ी फेवर्ड रहेगा, तो उस वजह से ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर डिक्सन, सिरमा, ये ईएमएस वाली स्पेस है, ये बहुत अच्छा कर रही है। अब मेरे ख्याल से और एक नज़र रखिए आप यहाँ से अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। ये मुझे लगता है कि स्टॉक्स जो चले ही नहीं हैं, यहाँ मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली की पॉसिबिलिटी है बीरू, क्योंकि आई थिंक ये एक इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन इस सेट ऑफ स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए। इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी भी रैली में पिछले कुछ टाइम से। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रैली हो सकती है। आईटी में देखिए, आईटी की रैली फ्रैंकली चाहे कमला हैरिस आती है, डोनाल्ड ट्रंप आते, दोनों केस में होनी थी, लेकिन ये डॉलर की स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आईटी में प्ले आउट हो रहा है, तो इस पर मेरे ख्याल से एक नज़र रहेगी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे लग रहा है कि फोकस में रहेंगे सिर्फ ट्रंप की जीत की वजह से। फिर इन सब की कंफर्मेशन मिलेगी और 2 दिन के बाद, अगर मार्केट इस 20 डेमा पे ना रुके और ऊपर निकल कर, अगर मान लीजिए अब 24,500 की बात हो रही है, 25,000, 25,200 अगर रिक्लेम करने लगे, तो वो मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। आज तो खैर मार्केट के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। जी, मार्केट के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। ऑन सेट ऑफ स्टॉक्स
ग्रुप ऑफ स्टॉक्स और इंडिसेस टू वॉच हमने सब पे बात कर ली। एक दो स्टॉक्स रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे जिन पे शायद हमें आपको नज़र रखनी चाहिए। देखिए, मैं लोकेट कर रहा हूँ उन स्टॉक्स को जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हावी हो सकती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। मतलब सिर्फ यूएस से कोरिलेट करके नहीं, मार्केट जो कर रहा है 24,500 की दहलीज पे खड़ा है, इनफैक्ट पार करने के तैयार है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ पे काबिज हो सकती है। पहला स्टॉक लेके आइए ब्रिटानिया। आपके स्क्रीन पे 5689, पुल बैक फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लगभग 1:30 बजे से जो तेजी आई है यहाँ पर 5691 इस वक्त स्पॉट का लेवल है। अभी ओआई गेन होना शुरू करा है इन काउंटर्स में बहुत दिनों बाद। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन? पहला है ब्रिटानिया। आई थिंक 5700 के ऊपर इसका जो स्विंग होगा ना वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और ऑलमोस्ट एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो है वो यहाँ पे बाइसेक्ट हो रही है। तो मेरा पहला प्रेफरेंस स्टॉक होगा ब्रिटानिया। दूसरा होगा, एक स्क्रीन पे रखिएगा, HDFC AMC। ये भी इस 21 अक्टूबर से लेकर अब तक प्रेशर जोन में रहा, लेकिन आज फाइनली इसने इस जोन से इजेक्ट किया है। आज की कैंडल में लगभग 3 एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। रखिएगा HDFC AMC में नज़र, ओआई शेड यानी शॉर्ट कवरिंग। और तीसरा है आपकी स्क्रीन पे, वो आएगा LNT। अगेन मूव स्ट्रॉन्ग है, डे हाई पर अगर आप देखें तो नहीं, लेकिन एक अच्छा मूव लेके ट्रेड कर रहा है और 2% ऊपर यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। तो मैं एक शॉर्ट कवरिंग के पर्सपेक्टिव से ब्रिटानिया, देन HDFC AMC और एक रखूंगा नज़र LNT पर। अनुज, आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का। बिल्कुल। खैर, ट्रेंडिंग तो आज निफ्टी खुद ही है, लेकिन फिर भी बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। निफ्टी में BEL आई थिंक टॉप गेनर है इस समय। उसके अलावा आप गेल में अच्छे शानदार मूव्स हैं, TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। FNO में डिक्सन टेक 8% के मूव्स, ओरेकल में 6% के मूव, गेल और परसिस्टेंट सिस्टम में करीब करीब 5% के मूव आपको दिखाई देंगे। मंदी के शेयर्स की जहाँ तक बात है उसमें टाइटन ऑब्वियसली ख़राब नंबर्स के बाद, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ और सिप्ला ये थोड़े से नेगेटिव साइड पर, और बाकी कुछ स्टॉक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर जहां पर थोड़ा सा दबाव है। लेकिन खैर, एक काम करते हैं, अब हमारा पैनल तैयार है, पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, एक शानदार आफ्टरनून मार्केट के लिए। पहले तो आप बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं इस इलेक्शन आउटकम को और आपका स्टॉक कॉल? बेसिकली गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। इनका जो मोदी साहब के साथ जो पीएम के साथ जो इक्वेशन है बहुत ही बढ़िया टर्म्स आपका, उससे लगता है हालात सुधरेंगे। जब हालात सुधरेंगे तो वर्ल्ड पीस मिलेगा। तो लार्जर टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक वर्ल्ड पीस इज वेरी गुड। दूसरा, जैसे कि आपने सुबह बताया कि डॉलर स्ट्रांग होगा, उसमें आईटी का फायदा होगा। मैं तो देख रहा हूँ कि फार्मा भी अच्छा चल रहा है यहाँ पर, तो आज आईटी और फार्मा दोनों चले, सो इन प्लस 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 ही कह सकते हैं। इट्स गुड फ्रॉम देयर। और टेक्निकल रूप से देखा जाए तो लगता है कि यहाँ पर एक बॉटम बनने की बहुत अच्छी संभावना है। सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग की जरूरत है। लगता है इनिशियल शॉर्ट कवरिंग कल आ गई थी शाम को, वीक शॉर्ट्स थे, अब स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स कवर करेंगे, वो शायद एक प्रबल कर लेगा मार्केट को ऊपर। तो लगता है शायद पर यहाँ पर एक बॉटम बनने की बहुत अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है ग्लेनमार्क फार्मा। बहुत ही बढ़िया लगता है स्टॉक। है सेटअप बढ़िया है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आया था खत्म हुआ और बहुत बढ़िया बेस बनाया 1650 के आसपास करीब 2 हफ्ते का। उसके बाद आज का जो मूव है कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा है। 1764 पर ट्रेड कर रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। 1750 का स्टॉप लगा के जाए, सिर्फ 11 रुपए का जा रहा है 1800 की तरफ। हो सकता है आज और कल में चला जाए, लेकिन स्पिल ओवर कल तक हो सकता है, ध्यान देना चाहिए ग्लेनमार्क पर। माँ की होगी गाबा सर की पिक का। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एलएनटी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एलएनटी में अभी 2 दिन पहले हमने एक करेक्शन देखा, लेकिन वो करेक्शन 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास रुका। आज रिकवरी में जो पिछले हाईज हैं जो अभी 4 या 5 दिन पहले बने थे उसको चैलेंज करने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। अंडरटोन बुलिश है, इसलिए एलएनटी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 3584 के लगाने हैं और टारगेट सेट करने हैं 3750। 3750 के टारगेट के लिए एलएनटी में खरीदारी करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो इसके ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। एलएनटी का जो 3700 का कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। प्राइस है उसके 42 रुपीज, वहां पर खरीदारी करिए। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 65 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, 2 कॉल्स हो गए, ग्लेनमार्क फार्मा, एलएनटी और अमित जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का ट्रेड मेरा रहेगा विप्रो। विप्रो का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ट्स पे हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। रिसेंटली जो पुल बैक आया था स्टॉक ने अपने 50 डेमा पे सपोर्ट लिया, और आज के सत्र में जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है तो उसने अपना 10 और 20 डेमा भी रिकवर कर लिया। वॉल्यूम्स भी पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा है, तो ये एक पोजिशनल बाय भी बनता है। 562 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 555 का, और टारगेट्स रहेंगे 575 के। ओके, विप्रो हो गया आपका 562.30 पे। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी। सो बीईएल ने एक बहुत अच्छा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है, आज का टॉप गेनर भी है। मुझे लगता है स्विंग ट्रेड के लिहाज से भी बीईएल को देखा जा सकता है। एज ऑफ नाउ 303 के लेवल पर है। दोज आर टेकिंग इट एज स्विंग ट्रेड, वो 330-40 के प्राइस टारगेट के लिए इसे अप्रोच कर सकते हैं। एंड फॉर इंट्राडे मुझे लगता है 308-312 के प्राइस टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। 299 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, अच्छा वीरू, देखिए आज कविता जी एकदम लग रहा है नई साड़ी पहनी है आपने, और एकदम काफ़ी आज कविता जी का बर्थडे है, पीछे वो दिख रहा है मुझे हैप्पी आज बर्थडे। अनुज, हाँ, वो पीछे हैप्पी बर्थडे दिख रहा है मुझे। तो कविता जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और बस यही उम्मीद करेंगे कि आपको के लिए दिन ये साल शानदार रहे। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू। मौर्य साहब ने हमारे प्रोड्यूसर मौर्य साहब ने अभी भी बताया कि कविता जी का जन्मदिन है आज। मैं भी सोच रहा था जैसे ही हमने आउटपुट देखा आपका कि आज कुछ बदली सी नजर आ रही है कविता जी, लेकिन बाद में हमने देखा क्या हो आपका बर्थडे है। कविता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की आपको। आज एज अ ईश्वर करे आपका ये जो साल है वो बहुत अच्छा रहे। हाँ, एज अ बर्थडे गिफ्ट कविता जी आज वीरू आपको नहीं टोकेंगे। नहीं, मैंने टोकना बंद कर दिया अनुज, अब मैंने टोकना बंद कर दिया। कविता जी ने म्यूट बटन दबाना बंद कर दिया मेरे ख्याल से, अब तो फिर टोकने का मतलब ही नहीं होता है ना। वो तो मैंने लास्ट ईयर बर्थडे पर ही रोक दिया था। देखिए गावा सर ने भी क्लैपिंग करके आपको बर्थडे की मुबारकबाद दी। तो खैर अच्छा रहे आपके लिए दिन और साल, और बहुत आपका बर्थडे शुभ रहा मार्केट के लिए भी। कविता जी देखिए कितनी बड़ी रैली आई निफ्टी में, 300 पॉइंट की रैली। जब बर्थडे पे रैली आई ना तो खुशी होती है, एक लगता है एक फीलिंग आती है वीरू कि आज देखिए मेरा बर्थडे और मार्केट अच्छा कर रहा है, तो मतलब मैं शुभ हूँ मार्केट के लिए, एक फीलिंग इस तरीके की आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बर्थडे के एंजॉय करिए। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कविता जी आपको हैप्पी बर्थडे। अनुज जी देखिए मेरी जो नजर है वो है एचडीएफसी एएमसी पे। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। वीरेन जी ने भी इसे पॉइंट आउट किया था। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये 4450 के क्लस्टर के ऊपर आया है, एक शॉकर रैली मिलनी चाहिए। तो जो भी डिप मिले इसमें एचडीएफसी एएमसी को बाय करे। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा 4430 का। 50 पॉइंट्स का मैं पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, क्योंकि इसके जो टारगेट्स है मुझे लगता है ये कम से कम 4600 से लेके 4650 तक का एक बड़ा स्विंग मिलेगा। सो इट्स अ बाय इन एचडीएफसी एएमसी। जी हाँ, HDFC AMC बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट है इसमें, और जितने भी स्टॉक्स का उल्लेख किया था देखिए LNT कंप्लीट हो गया, और वो देखिए ब्रिटानिया कहाँ पे आ गया 5705 पे। शॉर्ट कवरिंग है वाकई बाजार में। और लीजिए निफ्टी 24500 एट डे हाई दस्तक दी है हमने इस प्राइस को, अब 24500, और लौट के हम 24500 का जो दीदार है वो कब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 23 अक्टूबर के बाद पहली बार हम अब 24,000 की दहलीज पर। गौरांग गुड आफ्टरनून, आपका इस वक्त का कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगा? धन्यवाद वीरेंद्र, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तहे दिल से कविता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहे और आपके परिवार का स्वास्थ्य बना रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। तो वीरेंद्र, विकल्प के रूप में आज 47वें राष्ट्रपति के रूप में शायद डोनाल्ड ट्रंप को हम राष्ट्रपति बनते हुए देखेंगे, और उसके पीछे हमने फार्मा और आईटी, खास करके आईटी क्षेत्र में अच्छा योगदान आ जाते हुए देखा है। तो आज हमने पसंद किया है आईटी क्षेत्र का दिग्गज टीसीएस। 4600 के पार के लक्ष्यांक है,
लंबी अवधि के लिए। और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि तीसरी, चौथी और अगले वित्तीय वर्ष के जो नतीजे आएंगे आईटी क्षेत्र के, वो बहुत ही सराहनाजनक आएंगे और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे तरीके से रीरेटिंग आईटी क्षेत्र की कंपनियों की हो सकती है। तो लंबी अवधि के लिए फिलहाल 4600 के पार के लक्ष्यांक है टीसीएस। ओके मीन भाई, एक बार नज़र रखिए आप जरा बैंक निफ्टी पर, क्योंकि अब सुबह से इसकी बात हुई नहीं है। वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और अभी अभी एक छोटा सा मूव आने की शुरुआत हुई शायद यहाँ पर। आज का हाई 52,494 था, लेकिन अभी 52,400 क्रॉस किया है इसने, तो इस पर भी थोड़ी सी नज़र रहेगी हमारी आज। ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे है डिक्सन टेक, 8% ऊपर, और सुबह सुबह ये पिक थी मानस की। मानस सारे टारगेट आपको, एक बात मैं कहूँगा, मानस आपके टारगेट्स काफ़ी बड़े होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। कई बार मतलब थोड़ा सा टेम्पटिंग होता है कि छोटे टारगेट देना, तो लेकिन बहुत बड़ा टारगेट था वो जो हिट हुआ था मानस का। एक बार वो ट्रेड लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। और ये स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले हुई थी, सुबह सुबह खुलते ही ये लिया गया था क्विक सिंगल्स में। मानस आप क्या करें इस ट्रेड में, डिक्सन टेक में? देखिए, मेरा अभी भी अनुज जी मानना है कि जैसे मैंने मॉर्निंग मेंशन किया कि पोजिशनली तो अभी भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और शायद यहाँ से भी करीब 2000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है डिक्सन में। पोजिशनली ना, आई थिंक 3 से 4 महीने का अगर टाइम फ्रेम हो तो कोई भी करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए। 14,500 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और अब जो टारगेट होंगे वो 17,500 के आसपास के हो सकते हैं, लेकिन शायद इसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। लेकिन आज तो खैर टारगेट हिट हुए यहाँ पर। सुबह की एकदम बेहतरीन वो कॉल रही। उसके अलावा कहाँ कहाँ मूव्स आ रहे हैं, एक बार अदानी एंटरप्राइजेस लेकर आइए वापस, जिसमें कह रहा था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स चले नहीं है। यहाँ पर शायद एक मूव की शुरुआत हो रही हो। 4.5% ऊपर इस समय अदानी एंटरप्राइजेस। गावा सर, एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देखिए, काफ़ी गिरा था स्टॉक, कल रैली आई, आज रैली, कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है यहाँ पर? अडानी ब्रदर्स दोनों में अच्छा लगता है मुझे, चाहे वो अडानी एंटरप्राइज हो या अडानी पोर्ट्स हो। हाँ। अडानी एंटरप्राइज की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, जो मूव मिला है बहुत बढ़िया मिला है, 3055 पर ट्रेड कर रहा है। लगता है यहाँ पर चला जाएगा 3200 की तरफ, उससे थोड़ा वक्त लग सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 3057 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 3000 का। तो 1:2 1:3 ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब भी है। आई थिंक ये बेहतर है इन फेवर ऑफ अप मूव। अडानी एंटरप्राइज बहुत ही बढ़िया लगता है। आई थिंक यू शुड गो अप। ओके मीन वाइल, एक बार आप जरा निफ्टी लेकर आइए वापस। निफ्टी अब 24,500 के पार, और एक फ्रैंकली 2 दिन का अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे आप, तो क्या कमाल रहा मार्केट के लिए। एक ऐसा लग रहा है कि बस नवंबर सीरीज़ की शुरुआत हुई, पहला दिन बस ख़राब रहा, उसके बाद हाँ वो जो 2 दिन का चार्ट था, ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी एटलीस्ट नियर टर्म में तो आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये 7 दिन में अब हम प्लस में आ गए। 2 दिन के इस मूव ने इतना शानदार यहाँ पर एक इम्पैक्ट दिखाया। और इन्फोसिस अब फ्रेश इंटरडे हाई पर 1830 पर अब इन्फोसिस इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और लग रहा है क्या ये इन्फोसिस जाएगा अब ऑल टाइम हाई की तरफ। अमित जी, एक बार इन्फोसिस पर व्यू हो जाए आपका। जी, काफी बेहतरीन यहाँ पे हमने रिकवरी देखी है इन्फोसिस में इतने दिनों से। अनुज जी, काफी इसमें एक पुल बैक आ रहा था, लेकिन आज जिस हिसाब से पुल बैक और बेस इसने ऑलमोस्ट 100 एमए को बनाया है और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग ऑल द मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर अभी किसी ने पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1800 का। मुझे लगता है यहाँ पे 1875 से लेकर 1900 तक के टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। चलिए, सोनी पटनायक जुड़ी हैं हमारे साथ, तो उनकी ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा चोला फाइनेंस पे। फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1308 प्राइस चल रहा है, इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 1285 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 1340 का यहाँ पे टारगेट है। कल हमने देखा था कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न को पकड़ते हुए एक रिवर्सल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि ये रिवर्सल जो आज ऑप्शन चेन ब्रेकआउट में भी कन्वर्ट हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहेगा यहाँ से टुवर्ड्स 1340 लेवल्स के लिए। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है उसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक जीत डोनाल्ड ट्रंप की, 47 प्रेसिडेंट बनते हुए। सेनेट और हाउस पर भी रिपब्लिकन्स ने कब्ज़ा किया है। हमारे साथ अब एक काम करते हैं, पहले तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो सुन लेते हैं, उसके बाद
हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, चलिए, अब हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस जीत के क्या मायने हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। सबसे जो ऑब्वियस मूव आज आया है वो है आईटी स्टॉक्स में। आईटी इंडेक्स 4% ऊपर। क्या एक सीधा डॉलर जिस तरीके से स्ट्रांग हो रहा है और एक अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट किया वहाँ पर तो आईटी स्पेंड्स बढ़ेंगे, ये जो मार्केट का एजम्पशन है, पहली बात तो क्या सिर्फ ये यहीं तक लिमिटेड है और क्या आप इससे सहमत हैं? तो एक चीज है अनुज जी की, बिल्कुल आई थिंक कॉर्पोरेट टैक्स कट की वजह से एक तो कस्टमर्स के पास ज्यादा पैसे होंगे डिसाइड करने के लिए, लेकिन ये एक और चीज भी है कि जो अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कि जो दो प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग फिलॉसफीज हैं, यहाँ पे एटलीस्ट क्लियर हो गया कि आगे की फिलॉसफी रफली क्या होने वाली है। उसको देखते हुए आई थिंक एक तो आईटी कंपनीज खुद अपने टैक्सेस जो यूएस में पे करेंगे, क्योंकि इनकी सारी जो आईटी कंपनीज है उनके यूएस सब्सिडीज होती हैं, वो यूएस में ही टैक्स पे करते हैं, तो उनके डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट एक होगा और इनडायरेक्ट स्पेंडिंग बेनिफिट होगा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा स्पेंड कर सकेंगे। लेकिन पॉलिसी क्लैरिटी के बाद आई थिंक वो अनसर्टेनिटी निकल जाती है और अगले साल के बजट्स में लोग फिर जैसे कंपनीज हैं अपने अगले साल की जब स्पेंडिंग का मतलब प्लानिंग करेंगे, तो आई थिंक आईटी कंपनीज को ज़्यादा एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी कि आगे बढ़ के क्या होने वाला है। हमारे हिसाब से आईटी कंपनीज को एटलीस्ट टेम्पोररीली थोड़ी सी रिप्रीव मिलेगी, लेकिन उनके जो लार्जर थ्रेट्स हैं, एक वो कि जैसे एआई आके उनके बिजनेस को और आई थिंक एक तरह से कंप्रेस करेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट अब 200 लोग करते थे, अभी सुनने में आया कि 20 लोग भी कर सकते हैं। तो लोगों की अगर 50,000 की हेड काउंट है या 2 लाख लोगों की हेड काउंट है, आपको उनको फायर करके अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट करना पड़ेगा। और ये जो कंपनीज जो अपने हेड काउंट के ऊपर बिलिंग करते हैं कि जितने लोग हैं उतनी बिलिंग होगी, उस हिसाब से जो बिलिंग होती है वो आई थिंक आगे जाके और कम होगी। तो लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव भी लग रहा है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता जाएगा, और अमेरिका में ऑटोमेशन बढ़ेगा क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से ऑटोमेशन पे ज़्यादा ध्यान होगा, एआई पे ज़्यादा ध्यान होगा। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक उनके नेक्स्ट ईयर 2025-26 के बजट्स विल बी बेटर इन देयर फेवर। तो बस आई थिंक मिक्स बैग है, लेकिन आईटी कंपनीज काफ़ी डिप्रेस थी काफ़ी टाइम से, तो थोड़ा सा एटलीस्ट रिकवरी हुआ है वहाँ। दूसरा जो आज मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है वो ईएमएस स्टॉक्स जैसे डिक्सन टेक, यहाँ पर बड़ा मूव आ रहा है। क्या ये फेयर अजम्पशन है मार्केट का कि चाइना +1 में इंडिया को ज़्यादा फेवर मिलेगा या काफ़ी काम इंडिया मूव होगा? क्या ठीक अजम्पशन है ये भी?
तो आई थिंक अनुज जी वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो अगर टैरिफ्स होंगे यूएस जो वो रखेंगे वो इंडिया पे भी लागू होंगी, लेकिन इंडिया ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करेगा और कर भी नहीं सकेगा एक तरह से, क्योंकि चाइना की जो कॉस्टिंग है और फिर जो एफिशिएंसीज हैं वो हमारे से मतलब कई गुना ज़्यादा हैं। लेकिन इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बोथ सेमीकंडक्टर्स की या फिर फोन्स की या जो भी जो हमारे डोमेस्टिक यूजेज के लिए हैं, आई थिंक उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जैसे चाइना प्लस वन अगर आप बात करें, चाइना पे टैरिफ्स लगाए लगाए जाएं तो उस वजह से आई थिंक चाइनीज कंपनीज जो हमारे इफेक्टिव कॉम्पिटिटर्स हैं इवन फॉर द इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन चाइना से ही आते हैं और फिर लॉट ऑफ अदर सेमीकंडक्टर्स हम सिर्फ चाइना से खरीदते हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इसलिए बढ़ेगी क्योंकि फिर चाइनीज कंपनीज को इफेक्ट ज़्यादा होगा। आई थिंक दैट इज़ अ बिगर इम्पैक्ट। इन कंपनीज में आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमारे पास भी कुछ कंपनीज ऐसे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो कहानी की शुरुआत है। नेक्स्ट 10 इयर्स में ये कंपनीज बढ़ के बहुत ज़्यादा और कंपनीज भी आएंगी, जैसे टाटा हुआ जो जिनका अभी नया प्लांट बन रहा है, कुछ और कंपनीज हैं जो अभी तक लिस्टेड नहीं है। तो आई थिंक वो भी आएंगे और हमारे हमारे मार्केट को बहुत बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये चाइना प्लस वन का मुझे ज़्यादा नहीं लगता इम्पैक्ट होगा। अच्छा दीपक जी, अभी आपको इन बदले सर्कमस्टेंसेस में मेटल्स कैसे लग रहे हैं? मेटल्स मुझे एक पर्सपेक्टिव से और याद है, आपको याद होगा, मैं आपको ले जाऊंगा वे बैक इन आई थिंक जून 2022, इनफैक्ट मई, जब ये रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी। उससे पहले हमारी तमाम मेटल कंपनियों के लिए जो एक्सपोर्ट मार्केट था बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा पैसा कमाया उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट में। बट आई थिंक वहाँ से चैलेंज शुरू हो गया इन सभी कंपनियों के लिए। मेटल्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त इन बदले सर्कमस्टेंसेस में? तो दो चीज़ें यहाँ पे आई थिंक मेटल्स में, जैसे आप स्टील को देखें, स्टील में चाइना की रिकवरी की वजह से लोग कह रहे हैं कि चाइना के एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगे। इन एक्सपोर्ट्स, अगर ये एक्सपोर्ट्स यूएस को नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, तो एक्सपोर्ट्स फ्लड होंगी, इंडिया में भी होंगी। इंडिया में हाल ही में लोगों ने स्टील के प्राइसेस बढ़ाए, हमारे स्टील कंपनीज ने स्टील के प्राइसेस बढ़ाए हैं और उनके इनपुट कॉस्ट कम हुए हैं, तो एक तरह से उनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन अगर बाहर से इंपोर्ट्स चीपर आने लग गए तो मुझे लगता है इनकी मार्जिन्स में और मतलब मार्जिन्स और कंप्रेस हो जाएंगे थोड़े महीनों में। और यही कंपनीज फिर हमारे गवर्नमेंट के पास जाके बोलेंगी कि आप एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाइए प्लीज। और उस वो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी तभी लगाया जाएगा जब इंडियन कंपनीज की मार्जिन्स बहुत कम हो जाए या फिर लॉस दिखाने लग जाए। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे। अभी गोल्ड और सिल्वर का शायद वो उस तरह के मेटल्स में शायद आई थिंक और इंटरेस्ट रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मुझे मेटल्स प्राइमरीली स्टील और एल्यूमिनियम, उसमें ज़्यादा कुछ इंक्रीज नज़र नहीं आता है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वर्ल्ड स्लो डाउन और बढ़ता जाएगा, जैसे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे और स्लो डाउन है, उस स्लो डाउन की वजह से मेटल्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। हमारे पास कोई मेटल्स के स्टॉक्स नहीं है हमारे फंडामेंटल पोर्टफोलियोज में। तो मुझे ये है कि यहाँ पे अभी आई थिंक गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के जहाँ पे मोर स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट है, बाकी मेटल्स में ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। अच्छा दीपक जी, एक और चीज़ शायद जो हमारे फेवर में काफ़ी समय से रही है, दैट्स क्रूड। आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दीज जियोपॉलिटिकल टेंशंस, उसके बावजूद 75 की ट्रैजेक्टरी को क्रूड डिसाइसिवली तोड़ नहीं पाया। अब क्या क्रूड एक मीनिंगफुल टॉप बनाने के चांसेस हैं ट्रंप की ताजपोशी के बाद? आपको लग रहा है ऐसा? वैसे एक चीज़ है कि ट्रंप ने बोला यही हुआ है कि लेबनान में जो वॉर है वो उनको रोकेंगे, शायद यूक्रेन और रशिया के वॉर के को मीडिएट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों से शायद क्रूड का इम्पैक्ट, क्रूड के प्राइस में इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप बाय एनी चांस देखें कि रशिया वापस आ जाए वर्ल्ड मार्केट में ऑयल प्रोड्यूसर के हिसाब से, क्योंकि अभी तो काफ़ी सैंक्शंस हैं, कुछ कंट्रीज खरीद नहीं सकते डिसेंटली एंड ऑल दैट,
तो इसको लेकर अगर कोई चेंज हो जाए तो आई थिंक सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। और उस वजह से मुझे लग रहा है वो जो बैलेंस बना था पहले कि रशिया को निकाल दिया गया, लेकिन लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो सप्लाई भी कम हुआ था, डिमांड भी कम हुआ था। अब मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके वो सप्लाई इंक्रीज हो सकता है, डिमांड शायद वही का वही रहेगा या फिर और कम होगा। तो उस वजह से लॉन्ग टर्म में आई थिंक क्रूड में नेगेटिव प्राइसेस, आई मीन प्राइस गिरने की और आई थिंक आशंका है आगे जाके। लेकिन ये भी है कि टेम्पोररीली अगर कोई वॉर या फिर कुछ वहाँ पे हो जाए, थोड़ा सा स्पाइक हो सकता है। मुझे लॉन्ग टर्म क्रूड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक लॉन्ग टर्म क्रूड के प्राइसेस $60 से $70 के बीच में ही रहेंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्पाइक हो सकता है, लेकिन आप जैसे कह रहे हो जैसे टॉप बने, टॉप तो यूजली हाइंड साइड में ही बनाया जाता है, लोग पीछे देख के ही बोलते हैं कि ये टॉप था। तो मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके प्राइस में आई थिंक प्राइसेस कम ही होंगे क्रूड के आगे जाके। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक ट्रेड बनती है फिर दीपक जी, करेक्ट भी हो चुके हैं स्टॉक्स काफ़ी? कौन से वाले स्टॉक? सॉरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक दो चीजें हैं। एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आउटपुट के जो इनपुट के जो प्राइसेस हैं, मतलब जो प्राइस वो फ्यूल पे कलेक्ट करते हैं, वो उस पे उनकी ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं है, वो काफी पॉलिटिकल है। तो अभी वो तब पैसा बनाते हैं जैसे जब क्रूड कम होता जाता है और वो अपने पेट्रोल और डीजल के प्राइस सेम रखें, तो उस टाइम पे आई थिंक वो एक वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। दूसरा, उनके रिफाइनिंग मार्जिन्स मोस्टली वर्ल्ड वाइड रिफाइनिंग मार्जिन्स के साथ ही आते हैं, तो जो रिफाइनिंग में जो पैसा बनता है वो थोड़ा सा वोलेटाइल है, उसके लिए ज़्यादा आप मल्टीपल नहीं दे सकते उस प्रॉफिट का, क्योंकि वो काफ़ी वोलेटाइल है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इनकी पी रेशियोज कम ही होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी जो ROEs हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 30-35% के करीब हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। और जैसे जैसे ये कंपनीज अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनके खुद के पेट्रोल पंप्स हैं या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पेट्रोल पंप्स हैं, उसमें दे कैन स्टार्ट बिल्डिंग मोर इलेक्ट्रिक चार्जिंग या फिर ऐसे कुछ जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी उनको बेनिफिट ले सकें, तो शायद लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट बन सकता है। लेकिन अभी के लिए ये कैश जनरेटिंग मशीन्स हैं इस नेक्स्ट ईयर के लिए, एटलीस्ट दैट्स माय व्यू। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक पॉजिटिव ही है। लॉन्ग टर्म में उनके स्ट्रैटेजी पे जाएगा एंड पॉलिटिकल कैसे, मतलब अगर हम प्राइसेस को फ्री करते हैं या नहीं करते हैं, उस पे जाएगा। शॉर्ट टर्म में आई थिंक कैश काउज हैं। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हर्षिता एक डीलिंग रूम में गई थी और मार्केट का मूड कल से पलटना शुरू हुआ था, और आज देखिए आज तो ज़बरदस्त मूड है और क्या शानदार तेज़ी है। मोतीलाल ओसवाल के डीलिंग रूम में अब हर्षिता आ गई है वहाँ पर। हर्षिता, 2 दिन में पूरा मूड, माहौल, सेंटिमेंट सब चेंज क्या है वहाँ पर इस समय मूड माहौल? एब्सोल्युटली अनुज, मुझे लग रहा है हमारी डीलिंग रूम पहुंचने की ही देरी थी कि मार्केट का मूड बेहतर होने लगा है। देखिए, जिस तरह की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है, मैं पिछले आधे घंटे से इस डीलिंग रूम में हूं, बस एक के बाद एक स्टॉक्स के नाम सुनाई दे रहे हैं कि क्या लिया जा रहा है। इनफैक्ट अभी बेचने की बात नहीं, नया क्या खरीदा जाए उसी की चर्चा हो रही है। मेरे साथ सिद्धार्थ खेमका भी है। सिद्धार्थ, काफी ज्यादा एनर्जी, और हमें लगा था एटलीस्ट सोमवार तक मामला थोड़ा सा डगमगाएगा। एक तो ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो रेस पूरी तरह से ट्रंप के नाम हुई है, जिस तरह का पुल बैक आया है, आज क्या खरीदारी के सौदे दिख रहे हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग भी है? जी हर्षिता, देखिए पहले जो स्टार्ट था आई थिंक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग से स्टार्ट हुआ, बट जैसे जैसे जो रुझान आए एंड जो क्लियर मेजोरिटी दिख रहा है अभी ट्रम्प को, आई थिंक लॉट ऑफ ट्रेड्स जो है क्लाइंट से इंटरेस्ट आने लग गया है कि कौन सा सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, कौन से सेक्टर्स में कौन से स्टॉक लिए जाएं। जैसे आईटी एक फेवरेट सेक्टर है जो क्लियर विनर दिख रहा है यहाँ पे ट्रम्प के जीतने के बाद। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, सब सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स फोकस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल जो चाइना और यूरोप
पे अगर कुछ ऐसा इम्पैक्ट आए बिकॉज ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज, तो इंडिया में एक्सपोर्ट बेनिफिट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल एक सेक्टर है, ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स एक सेक्टर है, तो इन सब सेगमेंट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ट्रम्प को लेकर बनता हुआ दिख रहा है। आज मैं इनफैक्ट आपके डीलिंग रूम में काफी रौनक भी देख रही हूँ, तो जो इंक्वायरीज आ रही हैं स्पेशली ऑन द रिटेल साइड, कहाँ पर इंटरेस्ट दिखा है? और पिछले हफ्ते की जो गिरावट है उसमें रिटेल की तरफ से क्या भारी बिकवाली आई, मूड क्या शिफ्ट होता दिखाई दिया, या फिर अभी भी कॉशियस है रिटेल? बहुत ज्यादा बिकवाली हुई नहीं है रिटेल में, थोड़ा कॉशियस डेफिनेटली हो गए थे। कंसर्न था मार्केट जिस तरह से फॉल हो रहा था, जो हमने थर्सडे को देखा, और जो स्पेशली जो मंडे को जो फॉल था, मंडे को एक बार लगा कि शायद बहुत बड़ा नंबर आए एफआई का सेलिंग, बट स्टिल 4,000 करोड़ अभी नॉर्मल हो गया है, जो लास्ट मंथ हमने जितना सेलिंग देखा। बट स्टिल आज जो रिकवरी देख रहे हैं, आज रिटेल बाइंग कर रहा है एंड अक्रॉस कर रहा है। तो अभी तक तो लास्ट मंथ हम डोमेस्टिक थीम्स को ही लेकर चल रहे थे, डोमेस्टिक थीम्स में रिटेल की इंटरेस्ट हो रही थी, बट अब ये एक्सपोर्ट थीम्स पे भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो इस तरह की रीसेंट गिरावट में हम अभी भी करीब 7% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे हैं। क्या कुछ बॉटम कॉल करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, या फिर थोड़ी सी इसी रेंज में बाजार ट्रेड करता दिखेगा? और आप अपने क्लाइंट्स को इस समय क्या सुझा रहे हैं, किस तरह से अभी रवैया अपनाना चाहिए, क्या स्टांस रहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है इस मार्केट और एनवायरनमेंट में, वो है रिजल्ट्स। अर्निंग्स थोड़ी वीक आए हैं, तो क्लियर फोकस वहीं रख रहे हैं जहां अर्निंग स्ट्रांग आई है, तो इससे फोकस ना हटाए, चाहे वो ट्रम्प आए, चाहे डोमेस्टिक में कुछ फैक्टर्स हो, कल फेड रेट कट करे, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्निंग्स। और जिस सेक्टर में और जिस स्टॉक्स में अर्निंग्स ग्रोथ है, वहीं पे फोकस कर रहे हैं, वहीं पे हम सलाह दे रहे हैं कि आप उधर बने रहिए। अगर मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो एक फॉल था और आज के जो रिकवरी के बाद शायद एक बॉटम बने, बट जो नेक्स्ट ट्रिगर है अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए, वो अर्निंग्स आएगी जो जैन में आएगी। उसके बाद बजट का एक फैक्टर आएगा जो 1 फेब को होगा, तो जनवरी में उसको लेकर थोड़ी बहुत सेक्टर्स पे इंटरेस्ट आएगी। तो जो सेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, उसको लेकर जो सेक्टर जहां पे थोड़ा बॉटम बनने का एक्सपेक्टेशन है, अभी तो कॉल आउट करना डिफिकल्ट है, बट ये 1-2 दिन की रुझान देखते हैं, मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, और उसके बाद शायद थोड़ा कॉल ले। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आई है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक सेगमेंट है जहां अच्छी नंबर्स आए हैं। थोड़े बहुत लार्जर कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल आपके डीएलएफ है, रियल एस्टेट सेक्टर्स है, इनके नंबर्स अच्छे आए हैं। तो रियल एस्टेट में हमने देखा बैक टू बैक लग्जरीज मिड साइज में भी अच्छा डिमांड आ रहा है, तो ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वहां पर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। बैंक में आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, किसको लेकर आप सबसे ज्यादा शायद अग्रेसिव पोजीशन लेने की तैयारी में हैं? तो कमिंग टू दैट ओनली कि बैंकिंग एक सेक्टर है जहां पर वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, और अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखें तो सम ऑफ द लार्जर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई ने काफी अच्छा नंबर आए, एसबीआई का नंबर अभी आना बाकी है, बट जो बाकी छोटे पीएसयू बैंक्स है उसके नंबर्स अच्छे आए। तो हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है, अगर मार्केट को यहाँ पे अगर सपोर्ट मिले और यहाँ से चले, तो यहाँ पर बैंकिंग में सबसे ज्यादा अगर पोजीशनिंग करे तो आईसीआईसीआई बैंक हमारा सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन पिक रहेगा। और रिटेल का इस समय मन इन लेवल्स पर खरीदारी करने का है, या फिर वो आपको लग रहा है कुछ टाइम लेंगे जब तक वो एफआईआईज लौट कर नहीं आते? किस तरह का स्टांस रहेगा? रिटेल थोड़ा कॉशियसली पैसा डाल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम लगेगा, बिकॉज ये आज पहला दिन है जहां मार्केट इतनी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। एफआईआईज का डेटा देखना पड़ेगा, क्या ये ट्रम्प के बाद चेंज करते हैं अपना स्टैंड टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स चाइना, जो इमर्जिंग मार्केट पोजीशनिंग है उसको देखकर मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगेगा, बट आज के मार्केट के बाद ग्रेजुअली थोड़ा इंक्रीज करेंगे अपना एलोकेशन टुवर्ड्स मार्केट। चलिए, आज की रिकवरी और ओवरऑल मूड जो पिछले 1.5 दिन में बदला है उसको लेकर थोड़ा करके कॉन्फिडेंस लौटेगा जरूर। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स और काफी एक्शन यहाँ और पॉपुलर डिमांड पर अब हर्षदा आपको अगले 2-3 दिन शायद डीलिंग रूम में जाना पड़े, क्योंकि वो मार्केट के लिए काम कर रहा है। तो कल उस तेज़ी की शुरुआत हुई और आज यहाँ पर वापस एक शानदार तेज़ी मार्केट में आती हुई। चलिए एक बार मार्केट पर वापस आते हैं, और निफ्टी अब करीब 256 पॉइंट ऊपर 24,470 पर। और वीरू, डीलिंग रूम में बैकग्राउंड में जब हम सबका फेवरेट चैनल चल रहा हो तो और अच्छा लगता है ना। वो आज पीछे CNBC आवाज़ चल रहा था, और मोतीलाल ओसवाल का वैसे खैर डीलिंग रूम है बहुत शानदार। अगर आप कभी गए हो वहाँ पर, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही काफ़ी शानदार है वैसे तो, लेकिन वो डीलिंग रूम उनका काफ़ी बजिंग था और बज़ लौटा है। अभी देखिए लोगों की आवाज़ में भी ना एक थोड़ी सी वापस एक बज़ आ जाता है, थोड़ा सा
आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा लोग टायर्ड कम फील करते हैं। पिछले 2-3 हफ्ते कितने टायरिंग थे, अभी वो उतना टायरिंग नहीं होंगे। अभी जिस तरीके की मार्केट एकदम से घूमी है, अब पता नहीं है कितने टाइम चलेगी वैसे। मतलब मेरा खैर अभी भी बिलीफ ये है कि इसको बस ये एक्सपेक्ट करना कि बस अब हो गया और मार्केट यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई लगा देगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेमानी होगा ये कहना। और ये जो यूफोरिया है मार्केट का, ये 2-3 दिन शायद चले, उसके बाद वापस रियलिटी चेक होगा मार्केट का। लेकिन अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, क्योंकि इतने सारे ख़राब दिन देखे हैं हमने। तो बिल्कुल। इस बीच ज़रा मैं एक बार के लिए स्क्रीन पे एक चीज़ रखता हूँ, क्योंकि इट्स आई थिंक बैंक निफ्टी जो क्रिटिकल है अगले कुछ मिनटों के लिए। एक बार आप बैंक निफ्टी लेके आएंगे, निफ्टी बैंक, अच्छा नहीं छोड़ते हैं, एक बार कोटक रखिएगा स्क्रीन पे बस, जस्ट इंडिविजुअल स्टॉक का। कोटक ने अभी अभी एक रिवर्सल जनरेट किया, नाउ इट्स 1763। पूरे दिन बैकफुट पर रहने के बाद अब फाइनली करीब करीब 1763 डे हाई पर आता हुआ। मानस, इसका कल का क्लोज बहुत शानदार था। कल एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल की सारी प्रॉपर्टीज़ को इसने पूरा भी किया और अब एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। आपका व्यू इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक पे? आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। ये सही है कि 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, लेकिन अभी तक उस तरह के वॉल्यूम्स फॉलो बाइंग देखने को मिल नहीं रही है। मेरे ख्याल से 1780 के ऊपर ही कोटक बैंक में एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप 1730 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक एग्रेसिव होकर 1780 के ऊपर खरीदारी करेंगे और फिर आप 1845 या 1860 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सोनी जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, उसके बाद चलेंगे एफएन सुपरस्टार के लिए मानस के पास, कविता जी के पास चला जाएगा चार्ट का चमत्कार के लिए, और फिर गौरांग शाह जुड़ेंगे हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए जुड़े हुए इनफैक्ट। तो शुरुआत करते हैं फिर सोनी जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में टाटा कम्युनिकेशंस नवंबर सीरीज 1840 कॉल ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहते हैं, और 29 के अराउंड अभी चल रहा है, इस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 20 रुपए का, टारगेट है 42 और दूसरा टारगेट रहेगा 50 का। सो टाटा कम्युनिकेशंस एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है, मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है डेली चार्ट्स पे, प्लस 1800 के ऊपर एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी अटेम्प्ट कर रहा है। सो मुझे लगता है ये रिवर्सल जो यहाँ पे आया है, स्टॉक टुवर्ड्स 1860 1880 लेवल्स यहाँ से टेस्ट हो सकता है। तो ये इस समय टाटा कम्युनिकेशंस। मानस, आपकी ट्रेड? मानस जी, तो देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए ग्रेनुल्स पे ध्यान देना चाहिए। ग्रेनुल्स के अगर आप पैटर्न देखें तो अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो ग्रेनुल्स के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 564 के नीचे लगाने हैं, उसके नीचे लगा के इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए और टारगेट सेट करिए 635 के, 635 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसके फ्यूचर में। अगर चाहे तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 580 वाला 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 45 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, इस बीच अगला ट्रेड पिक करते हैं चार्ट का चमत्कार कविता जी से। कविता जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? तो वीरेंद्र जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और इधर से ही कैम्स बेसिकली इन कैश सेगमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। 4654 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4720 4780 के प्राइस टारगेट के लिए आप कैम्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 4610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, कैम्स ये आपका, अगर आप देखें, मैं इनफैक्ट अपने स्क्रीन पे निकाल ही रहा था। इट्स नाउ 4659 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। गौरांग बताइए आपका मिड कैप फंड है, क्या पिक करेंगे आप? पसंदीदा स्टॉक में हमने आईटी दिग्गज टीसीएस को पसंद किया था, और मिड कैप फंडा के रूप में भी आईटी क्षेत्र में से एक छोटी मझौली कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। मौजूदा स्तर करीबन 1400 के आसपास का है, उसके पार का है, 1400-1500 के आसपास का। बुनियादी दर के आधार पर हमें लग रहा है कि ये अपने आप को तैयार कर रहा है एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाने के लिए अपने जीवन का, और हमें लग रहा है कि ये 2000 पार भी जा सकता है। तो लंबी अवधि के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 2000 पार के लक्ष्यांक। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे 2000 पार के लक्ष्य यहाँ पे रखे गए हैं। इस बीच एक काम करते हैं, आपको फिर बताते हैं ये जो 4 ट्रेड्स पिक किए गए, इसमें पहला ट्रेड था
सोनी पटनायक जी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। टाटा कम्युनिकेशन 2980 पे कॉल 1840 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 40 to 50 का है। उसके बाद आज ने मानस ने ट्रेड पिक किया और मानस का ट्रेड आपकी स्क्रीन पे ग्रैन्युअल्स इंडिया फार्मा में वो गए, उन्होंने पिक किया ट्रेड फॉर ए 635 टारगेट। कविता जी ने 4 का चमत्कार पिक किया कैम्स को और यहाँ पे करीब 4720 का लक्ष्य है। और उसके बाद गौरांग जी ने अभी पिक किया आज के पी टेक्नोलॉजीज मिड कैप आईटी में। निफ्टी हायर बस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, लेकिन अब तो करीब 24,462 के आसपास स्टेबल होता हुआ और ये 4 ट्रेड्स पूरे हो गए। 1-2 स्टॉक्स में और मार्क कर देता हूँ जो कि आज अच्छा कर रहे हैं। देखिए आईटी में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हम बात कर लें कि भाई ये अच्छा कर रहा है, ये अब भी बहुत अच्छा कर रहा है, बट और क्या है, जैसे कि मैं शुरू में जिक्र कर रहा था HDFC AMC का या फिर LNT का, जो इस लोअर रेंज से इजेक्ट कर रहा है और जहाँ पे हमारे पास अर्निंग्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसमें एक बार लेके आई है टाटा पावर। CNBC की आवाज़ पे आपने मेरे ख्याल से लास्ट वीक इनकी मैनेजमेंट को सुना भी होगा। एक बार अमित जी टाटा पावर को रीड कीजिएगा 451, ये भी आज बहुत एक क्लीन स्वीप देता हुआ, आपका व्यू इस पे? जी वीरेंद्र जी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर इसके ऊपर से ट्रेंड लाइन, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आज उसका एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। सारे अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट का अगर डेटा देखें तो यहाँ पे पुट बिल्डअप हो रहा है और कॉल की अनवाइंडिंग हो रही है, तो ओवरऑल इट इज पॉजिटिव। यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 460 एंड 465। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 441 रुपीज का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब कल के नंबर्स का प्रीव्यू करते हैं। निफ्टी में शामिल M&M और ट्रेंड के नंबर्स आएंगे। F&O में काफ़ी कंपनियां हैं, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं लुपिन इंडियन होटल्स जैसी कुछ कंपनियों पर। पहले यतिन को जोड़ते हैं इंडेक्स कंपनियां, यानी कि M&M और ट्रेंड के नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? गुड आफ्टरनून। और जो स्टॉक आज फोकस में है वो है M&M, और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो CNBC TV18 का जो पोल है वो ये दर्शाता है कि प्रॉफिट लगभग फ्लैट नोट पे इस टाइम आपको स्टैंडअलोन बेसिस पे आता हुआ दिखाई देगा। लगभग 3400 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है और रेवेन्यू में आपको लगभग 11% की बढ़त दिखेगी। लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास टॉप लाइन रहने का अनुमान है। एबिटा में भी लगभग 22% की ग्रोथ होगी, जो लगभग 3750 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। और एबिटा मार्जिन्स में क्योंकि SUV सेल्स का शेयर ज़्यादा है इस क्वार्टर में ओवरऑल वॉल्यूम्स में, तो लगभग 14% के आसपास का मार्जिन एक्सपेक्ट कीजिए, जो पिछले साल लगभग 12.6% के आसपास था। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो इस टाइम जो XUV 700 है और स्कॉर्पियो है, इसकी वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण मार्जिन्स अपटिक दिखेगा। और अगर हम इस टाइम ट्रैक्टर की बात करें तो एबिट मार्जिन लगभग 17.5% के आसपास होने का अनुमान है। ऑब्वियसली Q2 के बाद ट्रैक्टर सेल्स में वेकअप हुआ है, तो Q2 में थोड़ा बहुत म्यूटेड प्रदर्शन ट्रैक्टर सेगमेंट का रह सकता है। ओवरऑल एक फ्लैट क्वार्टर अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मार्जिन में सुधार आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, तो ये हो गया M&M। इस पर ट्रेंड पर क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन नंबर्स तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छे पेश करेंगे ये? बिल्कुल बेहतरीन नंबर्स आएंगे अनुज जी। और अगर हम देखें रेवेन्यूज तो 48% का ज़बरदस्त साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ आता हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर आप सीजनैलिटी भी पकड़ लें तो भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। 4280 करोड़ की रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। एबिटा भी लगभग 50-51% के आसपास का जंप आता हुआ दिखाई देगा। 700 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्ट कीजिए आप ट्रेंड में ये टाइम, और प्रॉफिट भी लगभग 40% बढ़ता हुआ दिखाई देगा 400 करोड़ रुपए के आसपास। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट का जंप है वो कम है, क्योंकि इस टाइम अदर इनकम का जो पोर्शन है थोड़ा बहुत डाउन साइड पे है, जिसके कारण ओवरऑल प्रॉफिट नंबर पे इंपैक्ट है, लेकिन एबिटा पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इस पर्टिकुलर चीज़ का। और क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज बेहतरीन है, सेल्स ग्रोथ इतना ज़बरदस्त है, तो 16.2% के आसपास का मार्जिन नंबर एक्सपेक्ट कीजिए, जो लगभग 16% के आसपास था पिछले साल। तो मार्जिन में एक हल्का सुधार, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ मैट्रिक्स है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्टोर एडिशन की बात करें तो जूडियो के लगभग 25 स्टोर इस क्वार्टर में ऐड होंगे, ऐसा ब्रोकरेजेस अनुमान कर रहे हैं। तो उतने स्टोर्स लगभग कंपनी ऐड कर चुकी है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी जो है उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अहम रहेगी। बिल्कुल, चलिए इन दोनों स्टॉक्स पर एक चेक ले लेते हैं, उसके बाद दीपाली के पास जाएंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंड, दो स्टॉक्स की बात हुई। गावा सर, M&M पे आप व्यू दीजिए, माइनस ट्रेंड पर आपसे व्यू लूंगा। पहले M&M, गावा सर। well, M&M का जो चार्ट है वो तो ठीक ही लगता है, पॉजिटिव है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन M&M में करीब अराउंड 2900 के आसपास है, तो वहां पर वही 2600 के आसपास वहीं से एक बाउंस मिला है। अब ट्रेड कर रहा है 2920 पर। मेरे ख्याल से आज का जो बार बना वो एक पॉज मोड पर है, लेकिन अपमूव कायम है, इसलिए कह सकते हैं कि 3100 देखने को मिल सकते हैं। M&M में एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 2850 और यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। ये स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन यस पॉसिबल है कि 3100 देखें।
ओके, तो ये हो गया M&M। और माइनस ट्रेंड पर क्या व्यू रहेगा? व्यू तो अभी भी नेगेटिव ही लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, उछाल फिर 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और अब ध्यान रखना है कि अगर ये 6700 के नीचे गया, जहां पर 20 वीक मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं, उसके नीचे अगर गया तो गिरावट बढ़ सकती है। कॉशियस रहना चाहिए, खरीदारी नहीं करनी इस गिरावट पे, और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 7300 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। ओके, ट्रेंड पे बात हो गई यहाँ पे। आइए अब 2 अर्निंग्स और हैं, उन पे बात कर लेते हैं। दीपाली के पास चलते हैं और यहाँ पर 2 नंबर्स, स्पेशली पहले एक काम करते हैं, दीपाली से बात करते हैं इंडियन होटल्स के बारे में कि यहाँ के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। और ल्यूपिन, दीपाली पहले इंडियन होटल्स, क्या नंबर की एक्सपेक्टेशन है इस बार? नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं इंडियन होटल से। और गौर करने वाली बात यह है कि जो नंबर्स हमने एस्टिमेट्स बनाए हैं, इसमें ताज सेट यानी जो टाई अप है सैट और इंडियन होटल के बीच में, उसके रेवेन्यूज़ को या फिर वहाँ से जो ग्रोथ रही है उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सब्सिडीज़ की परफॉर्मेंस देखेंगे इंडियन होटल की, तो वो उतनी अच्छी नहीं रही है जिस तरीके के नंबर अभी ओरिएंटल होटल के आए हैं। लेकिन स्टैंड अलोन बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ओवरऑल कंसोल नंबर इंडियन होटल के बेहतर दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यूज़ में 21% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर। मुनाफे में 53% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। 245 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है 160 करोड़ के बदले। एबिटा में भी 36% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ग्रोथ रहेगी 24.8% के मुकाबले जो मार्जिन्स है वाई बेसिस पे वो 28.7% पर रह सकते हैं। दरअसल हायर ऑक्यूपेंसी की वजह से अर्निंग्स को सपोर्ट मिला है। दूसरी बात, जो एवरेज रेवेन्यू रेट रहा है पर रूम, वहाँ भी ग्रोथ रहेगी सिक्वेंशियल बेसिस पे भी, वाई बेसिस पे भी, जिसकी वजह से नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में भी सुधार देखने को मिला है इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले, इसीलिए ओवरऑल नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंटरनेशनल सब्सिडीज की परफॉर्मेंस को लेकर मैनेजमेंट के कमेंट्स क्या आते हैं, नए बिजनेसेस को लेकर क्या आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंपनी देख रही है, साथ ही साथ डिमांड सिनेरियो की मार्केट में कैसा है, उसको लेकर मैनेजमेंट के कमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडियन होटल में। दीपाली, ल्यूपिन के नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे तो थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन वाई बेसिस पे नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। दरअसल डोमेस्टिक मार्केट में रिकवरी और साथ ही नॉर्थ अमेरिकन जेनरिक बिजनेस ग्रोथ स्टेबल रहेगी, जिसके कारण वाई बेसिस पे नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नेट सेल्स 8% बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एबिटा और मुनाफे के नंबर्स को देखेंगे तो वहां पर अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पैट कंपनी का 36% बढ़कर आ सकता है 667 करोड़ वाई बेसिस पे। एबिटा में 22% की ग्रोथ रह सकती है अगेन वाई बेसिस पे। एबिटा मार्जिन सीक्वेंशियल बेसिस पे तो ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन वाई बेसिस पे ग्रोथ रहेगी 18.2% से बढ़कर एबिटा मार्जिन 20.5% पर रह सकते हैं। ल्यूपिन की जो यूएस सेल्स हैं इस क्वार्टर में वो सीक्वेंशियल बेसिस पे तो फ्लैट रहेगी, लेकिन वाई बेसिस पे 13-14% की ग्रोथ रह सकती है। $235 मिलियन की यूएस सेल्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। डोमेस्टिक सेल्स में वाई बेसिस पे 11% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो कार्डियक, एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फेक्टिव थेरेपीज है वहां पर ग्रोथ की वजह से डोमेस्टिक बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। मार्जिन सीक्वेंशियल बेसिस पे जितने घट रहे हैं वाई बेसिस पर उतना बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने R&D स्पेंड को बढ़ाया है, जिसके कारण सीक्वेंशियल बेसिस में मार्जिन में 150 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का ड्रॉप दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली नए अप्रूवल्स को लेकर, नए फाइलिंग्स को लेकर। लेकिन नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे सॉफ्ट, वाई बेसिस पर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं। दिवाली, तो ये कुछ नंबर्स जो एक्सपेक्टेड हैं इस समय, इनमें से इंडियन होटल्स की बात करते हैं पहले। गौरांग जी, इंडियन होटल्स नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं कि अच्छे होंगे, करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक, क्या लिया जाए? अनुज भाई, यहाँ पर खरीदारी की राय है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में से हमें लग रहा है कि इंडियन होटल्स एक बेहतरीन स्टॉक से, अगर आप लक्ष्य की बात पूछते तो मेरे ख्याल से करीबन 800 के आसपास के लक्ष्यांक है। आने वाले 2 या 3 साल में इंडियन होटल के साथ साथ जो बाकी अन्य कंपनियां हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, काफी सारे नए प्रॉपर्टीज खोल रहे हैं और काफी कुछ विस्तार योजनाएं भी इनके पास है। शादी ब्याह का माहौल, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अनुज भाई कल कि इस साल का जो शादी का माहौल है, सीजन है, वो एक नया ऐतिहासिक स्तर बनाएगा। यानी कि जो जिस मात्रा में शादियां हो रही और जिस प्रकार से लोग खर्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बैंक्वेट्स की जो इनकम है होटल्स कंपनी के, वो काफी अच्छे आ सकते हैं। ओके, मीनवाइल निफ्टी थोड़ा हल्का हुआ, 80 पॉइंट डे हाई से हल्का हुआ निफ्टी, अभी भी खैर 250 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आज प्रॉब्लम रही बैंक निफ्टी, शायद वीकली एक्सपायरी का एक इम्पैक्ट रहा यहाँ पर।
52,273 बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट हो गया ये इंडेक्स, और इसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आया यहाँ पर मार्केट्स पर। दूसरी तरफ निफ्टी आईटी भी एकदम स्ट्रांग है, और डिक्सन टेक तो खैर आज का स्टॉक ऑफ द डे है ही, लेकिन उसके अलावा गेल में आज बहुत शानदार मूव है। मेरे ख्याल से आज शायद एक स्टॉक जिसने सरप्राइज़ किया लोगों को वो गेल है, और सुबह के बाद एक वन वे यहाँ पर रैली रही करीब 6% की। HDFC AMC एक और स्टॉक है जहाँ पर आज बड़ा ब्रेकआउट आया, और ये राजेश जी ने पिक भी किया था शो पर। चलिए एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रकाश दीवान को शो में जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद यहाँ पर आपको मार्केट में किस तरीके का नज़रिया रखना है। ओके चलिए अब मार्केट पर एक बार वापस आते हैं। 270 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, और करीब करीब सभी आईटी स्टॉक्स में शानदार मूव्स हैं। TCS, बिरला सॉफ्ट, LTI, माइंट्री, सभी स्टॉक्स इस समय OFSS अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए। यहाँ पर कोई स्टॉक पिक किया जाए क्या? अगर मानस OFSS देखिए एक बार, OFSS में कोई व्यू इस समय स्टॉक पर? तो देखिए व्यू तो पॉजिटिव है। अगर आप टेक्निकली देखें तो ये कंफर्मेशन है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है 11,500 वाले रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट टारगेट 12,000 के आसपास हो सकता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 11,340 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट सेट करिए करीब करीब 12,000। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स यहाँ पे मूव अच्छा, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 11,500। अच्छा, निफ्टी एक बार फिर से 24,490 की ट्रैजेक्टरी में। मैं थोड़ा सा केमिकल बास्केट में जा रहा हूँ, और अमित इनफैक्ट कविता जी कल आपने SRF को देखा, आज नवीन फ्लोरिन को देख लीजिए, आप देख लीजिए दीपक नाइट्राइट को। अब यूनानिमसली आई थिंक ये मूव है। अब ऐसा नहीं कि कोई सिंगल एंटिटी जो है, सिंगल स्टॉक जो है वो भाग रहा है, कैपिटलाइज कर रहा है, अब पूरे स्पेस में मूव है। अच्छा, ये सेक्टर एक सब्सटेंशियल जो शॉर्ट रोल ओवर भी लेके आया था। अभी ये थ्रस्ट को देखते हुए स्टिल बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है चेस करने के लिए? दीपक नाइट्राइट जो कल 200 EMA छू के आया, नवीन फ्लोरिन, SRF, किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्विंग की एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको? तो वीरेन जी, दीपक नाइट्राइट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव बनते हुए दिखे हैं विद वेरी गुड वॉल्यूम। अगर आप आर्ली चार्ट भी देखें, अभी एज ऑफ नाउ ये 2838 के लेवल पर है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव हमने आज देखा है। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। अपने सारे वीकली एवरेजेस के ऊपर भी काउंटर निकलते हुए दिखा है। सो अब प्रीवियस हाई 3020 3100 के लेवल की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छा बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है वो 2780 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच कर सकते हैं। जी हाँ, दीपक नाइट्राइट 2837 पे अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। मैं आई थिंक वही स्टॉक्स लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी खासी है। अच्छा, इस क्रम में आप जरा प्लीज़ एक बार IRCTC को लेके आइए थे। ये ट्रेड मैंने सुबह सुबह मार्क किया था सचिन के साथ, और क्या खूबसूरत रहा ये ट्रेड। नाउ एट्स अ डे हाई एट 859, दिन के सर्वोच्च तौर पर आके ट्रेड करता हुआ। आपकी रीडिंग इस पर क्या कहती है अमित जी? IRCTC अब मेरे ख्याल से नया शायद ब्रेकआउट पॉइंट 865 के आसपास है, उसके क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है आपको? क्योंकि ये स्टॉक भी इस सीरीज में अच्छे खासे शॉर्ट के साथ आया था। जी वीरेन जी, मोमेंटम तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर में अब जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 10 और 20 इसने क्रॉस कर लिया। 50 डेमा का रेजिस्टेंस है, और जिस हिसाब से हम पुल बैक देख रहे हैं और RSI में यहाँ प्राइस के साथ एक डाइवर्जेंस है, तो मुझे लगता है अगर किसी की भी पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 850 रुपीज का, और 875 से 880 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके चलिए अब प्रकाश दीवान को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। एक बड़ा दिन मार्केट के लिए, एक शानदार रैली इस समय निफ्टी में। क्या ये माना जाए कि करेक्शन खत्म हुई, या फिर ये एक बस पावरफुल काउंटर ट्रेंड मूव की तरह देखें इसे? नहीं, सो ये डॉक्टर अनुज, ये मुझे ये लगता है कि जो करेक्शन शुरू हुई थी उसमें एक पुल बैक आया है। मतलब मैं ये नहीं समझता कि करेक्शन खत्म हुई। करेक्शन तो शुरू हुई है तो उसको समय लगेगा थोड़ा पूरा अपना काम करने में।
और ये जो इवेंट था ये काफी बड़ा इवेंट था, और इस हफ्ते काफी बड़े इवेंट्स हैं आपके पास। पीबीओसी की मतलब यूएस फेड की जो मीट है आज रात से शुरुआत होगी, उसके बाद कल और परसों चाइना के स्टिमुलस की डिसीजन की मीट है। सो आई थिंक ये हफ्ता बहुत इवेंट ड्रिवन है, इसलिए मैं नहीं समझता करेक्शन पूरा हुआ है। ये करेक्शन में एक पुल बैक था, एक सेलिब्रेशन था। जो उम्मीद थी उस हिसाब से उसी हिसाब से आउटकम आया है उसकी वजह से। पर ट्रम्प क्या करेंगे, वो हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, ग्लोबल मार्केट्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये अभी किसी को नहीं पता है। और वो टफ नेगोशिएटर है, उनकी हमेशा एक सौदेबाजी की एक वो रहती है स्ट्रैटेजी। और उसके अंदर उसके तहत आप कभी भी ये नहीं एंटिसिपेट कर सकते कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई वुड बी अ बिट कॉशियस कि मैं इसमें जो गलती की हुई है उसमें से अगर आपको करेक्ट होकर निकलने का चांस मिल रहा है तो अभी भी कर लीजिए। एक लास्ट कॉल टाइप जो बोलते हैं वो है कि आपकी जो गलतियां थी उनको माफ किया जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जो आ गए हैं, जो नहीं चल रहे हैं या नहीं चल पाएंगे, उसमें से निकल के आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, कैश पे बैठ सकते हैं। ये एक मेरे हिसाब से ये आपको इंडिकेशन मार्केट दे रहा है। अच्छा प्रकाश सर, जहाँ से बाजार आज घूमा है और मोर और लेस एक कंसेंसस बनाने के बाद, एक धारणा बनाने के बाद कि ये एक अर्निंग सीजन बहुत टेरेबल रहा, ये धारणा बनी, उसके अगेंस्ट एक प्राइस डैमेज भी हुआ। एफआईएस का मेगा लिक्विडेशन, हिस्टोरिकल हाई लिक्विडेशन इन अ सिंगल मंथ ऑफ अक्टूबर। बट उसके अगेंस्ट जो प्राइस डैमेज हुआ वो काफ़ी सिवियर भी था सर। शायद इंडेक्स उतना नहीं टूटा, लेकिन स्टॉक्स को अगर आप देखें तो जिनमें क्रैक था वो बहुत ही गंभीर था। अब क्या एक मीनिंगफुल यहाँ पर बेस बनाने के इंडेक्सेस के चांसेस अच्छे हैं? अच्छा नहीं भी तो एटलीस्ट वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप प्राइस डैमेज के अगेंस्ट अब थोड़ा कंफर्टेबल हैं स्टॉक्स को पिक करने में? आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं पोस्ट अर्निंग सीजन देखने के बाद? सो एक चीज बहुत क्लियर है ये अर्निंग सीजन के बाद कि अच्छी कंपनीज अर्निंग्स में अगर सॉफ्टनेस भी अनाउंस करती हैं या दिखाती हैं तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो कहीं उस पर आंच नहीं आए वैसी चीज आपको ढूंढनी है। तो मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि अगर वीक अर्निंग आई उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा उसको पनिश किया और अब आपके पास फिर चांस है उसको लेने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो उसका बहुत बेहतर है। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कई कंपनीज, जैसे छोटी कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, निफ्टी की कंपनीज नहीं है। तो एक कंपनी है JSW इंफ्रा करके, अब ये पोर्ट्स के कामकाज में है। हमने देखा है कि अडानी समूह की जो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग हो रहा है, किस टाइप का बिजनेस ग्रोथ आ रहा है, वो स्टॉक में कितनी सेलियंस आई है। अब उसी प्रकार की पर एक अलग स्टेज पे, पहले की स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे JSW इंफ्रा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आगे चल के ये भी बेहतर काम करते हुए दिखेगा जो नंबर्स दिखा रहे हैं आपको। तो इस टाइप की कंपनी, मैं एक उदाहरण के तौर पे रह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले नाल्को की बात की थी दिवाली के आसपास, एक दिवाली पिक के तौर पे अगर आपको कुछ लेना है कि इस संवत से अगले संवत तक परफॉर्म कर पाए और आगे भी चल के परफॉर्म कर पाए लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो अब नाल्को को देखिए। अब नाल्को में जो एल्यूमिना की सप्लाई की क्षमता है इनके पास, क्योंकि एल्यूमिनियम कम बनाते हैं, एल्यूमिना ज्यादा बेचते हैं, और वहां पे जो शॉर्टेज है वो कोई कल 2-4 दिन में तो खत्म होने नहीं वाली है, एक क्वार्टर में खत्म होने नहीं वाली। सो इस टाइप के जो ट्रेंड्स हैं उसमें आपको पकड़ के देखना है कि क्या चीज आप ले सकते हैं। बट रिजल्ट सीजन मिक्स्ड है, अच्छी कंपनी अच्छा भी कर रही है, बट हाँ ओवरऑल अगर आप देखें तो मायूसी इसलिए कि अभी जो उम्मीद थी उससे कोई वैसा कोई नंबर्स में इतना झलकना शुरू नहीं हुआ। बट फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स देख के तो लग रहा है कि आगे चल के HDFC बैंक के नंबर्स देख के जो उम्मीद बन रही है कि आगे चल के वहां भी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ सकता है। तो उन सब चीजों पे दाव लगाइए, उनको समझिए क्या कर सकते हैं उसमें। बट अदरवाइज आई डोंट, इतना कोई बॉटम अप बेसिस पे चिंता नहीं है। इंडिसेस का कहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि करेक्शन जो आ रहा है इसमें आगे क्या कहाँ से थपेड़े पड़ेंगी पता नहीं है, किस टाइप के टैरिफ इंपोज होंगे पता नहीं है, किस टाइप का ग्लोबल कमोडिटी साइकिल को डिसरप्शन मिलेगा ये भी नहीं पता। सो ये सब चीजें थोड़ी सी अनसर्टन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस समय से जनवरी फरवरी तक मार्केट आपको बहुत वॉलेटाइल रहेगा और हो सकता है डाउन साइड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, और वहां पे आपको एंट्री के चांसेस इस करेक्शन में बहुत बेहतर मिल जाए। ओके, आज का स्टार है IT। प्रकाश जी, क्या यहाँ पर एक बॉटम बना और क्या हायर डॉलर लोअर टैक्सेस, मतलब क्या IT में एक फ्रेश स्विंग की शुरुआत हुई यहाँ पर? पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे बहुत बड़ी रैली आई थी IT स्टॉक्स में। जी नहीं, आई थिंक अनुज यू आर राइट। एज अ सेक्टर अगर कोई जहां भी अनएम्बिगियस ग्रोथ दिख रही है या फेवर दिख रहा है, फेवरेबल स्टांस दिख रहा है, वो IT है।
क्योंकि अगर टैक्स कम होते हैं और कॉर्पोरेट यूएस को अमेरिका को फायदा होता है तो खर्चा करने की क्षमता बढ़ती है, कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। और ये बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में मुझे लगता है जिस हिसाब से डॉलर स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो रही है, काफी बिजनेसेस नए आएंगे, वापस एक ग्रोथ की जो एक नई ऊर्जा की जो वो आएगी, तो उसमें आईटी को डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा। लेकिन ये देखिए अगर इमिग्रेशन के लॉज ऐसे आ जाते हैं, वीजा रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, तो फिर आईटी कंपनीज को वहां नुकसान भी होने लगता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट रहेगा। बट जो आईटी कंपनीज ऑलरेडी वहां प्रेजेंट हैं, जिनके जिनके ऑनशोर सेंटर्स हैं, एस्टैब्लिश हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उसमें आपको फायदा मिल सकता है। तो जो बड़ी कंपनीज है उसमें तो आपने देखा ही है, बट छोटी कंपनीज का भी इसमें समावेश होगा। जैसे एक हैप्पीएस्ट माइंड्स करके कंपनी है, मैंने बहुत पहले जिक्र किया था, डिजिटाइजेशन में बहुत बड़ा काम करते हैं ये लोग। अब वो वापस एक रफ्तार अगर आईटी में इस टाइप के कामों में पकड़ आनी शुरू हुई, एआई की तरफ जो झुकाव है उसको कंसोलिडेट करने की एक क्षमता जो है, वैसी कंपनीज में आपको वो मिलेगा। सो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज कंसोलिडेटेड आल्सो, अपनी ऊंचाइयों से नीचे आया था, उसके बाद वापस चलना शुरू हुआ है धीरे धीरे। सो अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है वहाँ। अच्छा प्रकाश सर, ये एचपी, बीपी, ओएमसीज को इस वक्त पिक करने का राइट टाइम लग रहा है आपको? क्योंकि प्राइस डैमेज भी हुआ है और शायद हरियाणा के इलेक्शन के बाद अब जिस मतलब महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल से सरकार बहुत पेट्रोलियम प्राइसेस में कोई शफल करे वो लग भी नहीं रहा है, ऐसा सेंस मिल भी नहीं रहा। ओएमसीज पर आपका टेक क्या है? तो इनफैक्ट जिस हिसाब से क्रूड का बिहेवियर रहा है, क्योंकि सरकार कोई प्राइस में मतलब तब्दीली नहीं कर पा रही है या करना चाहती इलेक्शंस की वजह से, तो उसमें उल्टा इनको फायदा ही हो रहा है। क्योंकि अदरवाइज क्रूड के भाव के हिसाब से तो इनको भाव घटाने पड़ते हैं, तो मार्जिन में इम्पैक्ट होता है। लेकिन आप ये देखिए कि इन कंपनीज ने अपने आप को सिर्फ ऑयल मार्केटिंग बिजनेस से बहुत भी रिस्क कर चुके हैं। अब आईओसी को देखिए, अब आईओसी के पास ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, रिफाइनिंग को लेके इतनी सारी क्षमता बनी हुई है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि इस टाइप का बिजनेस को क्रिएट करने के लिए अगर आज की कोई कोशिश भी करे, हालांकि इतना मुश्किल है, समय इतना लग जाएगा कि आप कर भी नहीं पाएंगे जल्दी, पर अगर करना भी चाहें तो उसके बजाय ये कंपनी आपको मिल रही है 1,40,000 करोड़ मार्केट कैप पे, डिविडेंड पेइंग है, कैश रिच रहती है। तो आई थिंक ये एक आध क्वार्टर खराब गया या थोड़ा सा नरम गया, उससे आपको ये भाव मिल रहा है। प्राइस डैमेज आपने बहुत सही कहा, जो है वो एक एडवांटेज है आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको एक्यूमुलेट करने का। मैं तो पर्सनली बहुत पॉजिटिव हूँ इन कंपनीज पे। अब बीपीसीएल को भी देखिए, आप निफ्टी में है लेकिन सबसे लो प्राइस है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल। सो आपको जब ये मौके मिल रहे हैं, ये फिर कुछ दिनों बाद बड़े अच्छे लगेंगे। आज फिलहाल लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है इसलिए नीचे आएंगे, पर हाँ जो नरम था, जो आंकड़े नरम थे उसका असर दिख चुका है, लेकिन वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नरम रहे। सो आई थिंक यू शुड लुक एट दिस फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, और उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे उसका आंकलन करें तो डेफिनेटली एडवांटेज है इसमें। आपका एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स में से एक डिक्सन, आज फिर एक शानदार मूव यहाँ पर। ये स्पेस में क्या शानदार तेजी जो चल रही है कंटिन्यू करेगी? अनुज करेगी बिल्कुल। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चाइना +1 की स्ट्रैटेजी पे अगर फिर से मोहर लग जाती है, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का जो ईएमएस सेक्टर है, खास करके जो थोड़ा सा हाई एंड है, नॉट सिर्फ सिंपल चीजें जो बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, वो सारी कंपनीज में एक बहुत अलग टाइप की ऊर्जा आपको दिखेगी। क्योंकि ये सेगमेंट छोटा है, अभी हमारे लिए नया है, बट ग्लोबली हमारी कोई साख इतनी बड़ी नहीं हुई है। इसके बाद एक अगले 4 साल में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो हेडरूम फॉर ग्रोथ जिसको कहते हैं, रनवे टू ग्रोथ बहुत बढ़िया है, और उस लिहाज से लीडरशिप सिलेक्टिव रही है। देखिए कंपनी करती क्या कि हर चीज ईएमएस की सेम बराबर नहीं होती है, उसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन है, उसको थोड़ा सा समझने के बाद अगर किया जाए तो उस लिहाज से है। बट डिक्सन यस इज कंटिन्यूइंग टू बी क्वाइट पॉजिटिव। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपने विचार आपने खुल के रखे इस आई थिंक यूएस इलेक्शंस के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुज, आज का अगर आप निफ्टी का हाई देखें ना, तो प्रिसाइसली इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, वहीं से लौट के हम आए हैं लगभग 40, 30, 70 अंक नीचे। बट जिस प्रकार के न्यूज़ डेवलपमेंट अब हम लेके जा रहे हैं,
उसके मद्देनज़र और स्पेशली कंसिडरिंग डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या करना चाहिए? देखिए वीरू, सेकेंड डे रनिंग अब हम मार्केट में ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हो रहे हैं। लॉजिक ये कहता है कि आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करिए। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये है कि कल निफ्टी में एक और गैप अप हो, क्योंकि आज यूएस मार्केट में बड़ी रैली होने के चांसेस हैं। हाँ, कितना यूएस मार्केट ने प्राइस इन कर लिया था, आज गैप अप होगा उसके बाद टिकेंगे या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन निफ्टी में तो खास तौर से लॉन्ग पोजीशंस आप कैरी करिए, और उसके बाद आप चाहें तो एक ये नवंबर महीने के एंड का आप चाहें तो एक ये पुट लेकर हेज कर सकते हैं। और क्योंकि उससे क्या होगा कि कल को बाई चांस अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए किसी भी कारण से, तो आपको एटलीस्ट हेज कर देगा। अगर नहीं हुआ, बहुत बड़ा गैप अप हुआ, और क्योंकि महीने के एंड का है तो उतना उसमें इरोजन नहीं आएगा वैल्यू में, तो आप आराम से उसमें से निकल सकते हैं बेसिकली। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी, स्टील, आईटी शेयर्स, ये कुछ शेयर्स हैं जिनमें आप अपनी पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। तो लेकिन व्यू रहेगा कि इस समय थोड़ा सा मेजर्ड वे में लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें। ओके अनुज, निफ्टी बैंक आज जिस तरीके से इसने अपनी एक रेंज में ट्रेड किया, 52,300। हाँ नहीं ठीक है, बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी थी तो इसके लिए थोड़ा सा वो म्यूटेड हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी पर व्यू आज का क्लोज थोड़ा ख़राब है, तो इसके लिए बैंक निफ्टी पर व्यू अभी कल बनाएंगे। वैसे बैंक निफ्टी अब तक स्ट्रांग रहा है, लेकिन देखिए जब चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे अब तक बैंक निफ्टी प्रोटेक्ट कर रहा था मार्केट को, अब हो सकता है आईटी लीड ले ले, बाकी के स्टॉक्स लीड ले ले, तो इस वजह से वहाँ पर कन्विक्शन उतना स्ट्रांग ना हो प्योरली फ्रॉम द बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप पोजिशनल बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट फ्रॉम नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक निफ्टी शायद बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। चलिए एक काम करते हैं वीरू, बीटीएसटी ट्रेड्स लेते हैं फटाफट। गावा सर क्या कैरी करें कल के लिए? कल के लिए मुझे लगता है स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट का चार्ट बढ़िया है, अच्छा बेस बना हुआ है, 3150 का स्टॉप लगाना चाहिए, 3181 पर ट्रेड कर रहा है, करीब 30 रुपए का है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 3250 से 3300, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए पिडिलाइट। ओके, पिडिलाइट 3182 पे आप कैरी करते हुए कल के लिए। मानस साहब का ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड है इंडिगो पे। इंडिगो के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार हुआ है, अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है, तो एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इंडिगो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 4085 के प्राइस चल रहे हैं, 4039 का स्टॉप लॉस लगा के इस फ्यूचर में खरीदारी करिए और 4175 के टारगेट सेट। ओके, इंटरग्लोब एविएशन। कविता जी आपके रडार पर कौन सा स्टॉक क्या कैरी करेंगे आप? जी, सो निपॉन लाइफ, नाम इंडिया को आप कैरी करके जा सकते हैं। 736 स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है 740 के ऊपर, राइट नाउ 737 के लेवल पर है, और द प्राइस टारगेट ऑफ 760 के लिए आप नाम इंडिया लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 729 का। ओके, सोनी जी आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र जी यहाँ पे बीटीएसटी रहेगा, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, पीईएल फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1100 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1075 और टारगेट है 1150 का। जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी अनुज, टेक महिंद्रा कैरी करूंगा। यहाँ पे जो रिसेंट पुल बैक आया था 50 डेमा तक जाके उसने होल्ड किया था, वहां से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन टेक महिंद्रा दिखा रहा है। यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस इंटैक्ट है। 1694 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1675 का और टारगेट्स रहेंगे 1750 रुपए के। ओके, टेक महिंद्रा। सोनी जी आपका ट्रेड? सतपत जी माफ कीजिएगा, सतपत जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मैं एक्सिस बैंक बाय करके जाऊंगा। मुझे लगता है आज जो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है और यही मुझे लगता है कि आज अपॉर्चुनिटी है एक्सिस बैंक में बाय करने की। तो जो 1170 के ऊपर का जो लेवल है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट लेवल है, 1170 के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। तो 1160 का सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे एक्सिस बैंक लेके जाएंगे। इसका किल का टारगेट देखिए मेरा 1205 का इनिशियल है, अगर वो निकल जाए तो 1230 तक की जगह बनेगी। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मुझे थोड़ा बेटर लगता है, तो एक्सिस बैंक इज अ बाय। अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम में कौन से दो स्टॉक्स की बात हो रही है उस पर चर्चा करते हैं। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है टाटा स्टील, और मेटल स्टॉक्स में
ऑब्वियसली टाटा स्टील के नंबर्स भी आएंगे आज, उसके पहले पहले डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं 156 158 तक के टारगेट्स के लिए, और काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो इन जनरल थोड़ा बहुत मेटल शेयर्स में और रिजल्ट्स के पहले पहले टाटा स्टील में आपको ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। दूसरा स्टॉक जो आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के रेडार पे है वो है PVR INOX, जहाँ 1550-1560 तक के टारगेट्स डीलर्स सुझा रहे हैं BTST के हिसाब से। और PVR INOX का अगर आप FNO डेटा देखें तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। तो दोनों ही PVR INOX और टाटा स्टील में डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो ये हैं आज के, अगर आप देखें, दो स्टॉक्स जिन पर डीलर्स इस वक्त बुलिश हैं और कल के लिए अगर आप देखें प्लेस्ड हैं, टाटा स्टील और PVR INOX। अब एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पर रखता हूँ। मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज टुवर्ड्स क्लोज? दिन बहुत अच्छा था और मतलब बैंक निफ्टी जो कि अपने एक सीमित दायरे में रहा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थीं जो अच्छा कर रही थी। निफ्टी IT लीड ले रहा था, ऑटो में मूव था, फार्मा में मूव था, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें अच्छा मूव था। लेके आइए स्क्रीन पे एक बार मार्केट ब्रेथ, और मार्केट ब्रेथ में 122 लॉन्ग, फाइनली बहुत दिनों बाद 100 के ऊपर का लॉन्ग का आंकड़ा गया है। 37 में शॉर्ट कवरिंग। नाउ इट्स आई थिंक कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखें तो 40, 50, 60, 160 लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली। 17 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 3 में। और ज़रा प्लीज़ दिखाइएगा एक एक करके स्लाइड जहाँ पे लॉन्ग, देखिए लॉन्ग के दृष्टिकोण से आप देखिए तो शायद गेल, दीपक नाइट्राइट, आज केमिकल्स में शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी। परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रेनुअल्स फार्मा स्पेस में अगर आप देखें अच्छा मूव देखिए गया, बट गेल पोस्ट नंबर्स स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग थी डिक्सन में, क्या मूव आया इसमें। BEL में, BHEL में, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी। और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप था ICICI प्रू में, टाइटन, मैक्स फाइनेंशियल्स में, SBI लाइफ में, HDFC लाइफ में। और आज थोड़ा सा अगर आप देखें फाइनेंशियल्स जो थे वो बैकफुट पे थे, बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग मन्नापुरम फाइनेंस में, सिप्ला, एबॉट, और साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स और NMDC में। अच्छा, एक बार लेके आइए ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पे जाते जाते फिर वो स्टॉक जिस पे हम सुबह बात भी कर रहे थे, विप्रो, फाइनली एट 466, ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आस बजा के क्लोज होता हुआ। जरा विप्रो का एक बार OI एडिशंस देखिए। विप्रो मतलब आप समझ लीजिएगा कि जुलाई 2024 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। जरा OI एडिशन देखिए इसका, 23 लाख का ह्यूज बिल्डअप। अच्छा मानस, इसकी कोई कॉल ऑप्शन बनती है कि लेने की? मतलब जिस प्रकार की रेंज ब्रेकआउट की चांसेस दिख रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। तो बिल्कुल देखिए, विप्रो रडार पे था। मेरे ख्याल से अब ये करीब 485 रुपए तक जा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। 570 वाला कॉल ऑप्शन विप्रो का लिया जा सकता है। 12 रुपए पे ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 7 रुपए के नीचे लगा के खरीदारी करनी है और 25 से 30 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। तो विप्रो के 570 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी किया सकता है। विप्रो मूव अच्छा दे रहा है, मतलब वाकई इंप्रेस कर रहा है। फाइनली अगर आप देखें क्लोज, अमूमन विप्रो के मूव आते थे बट अंतिम दौर तक आते आते फिजल आउट हो जाते थे, लेकिन आज ये मूव जो है वो सस्टेन करता हुआ आखिरी तक ये अच्छा है। उसके बाद मैं कैपिटल गुड्स का जो प्रश्न था अपना, मैंने सुबह मानस से किया था। मैंने कहा मानस बताइए, शॉर्ट कवरिंग अभी हावी हो रही है तो कैपिटल गुड्स में आप कैसे अपने आप को अप्रोच करेंगे? उस वक्त कमेंट्स की बात भी हुई थी। इस पर थॉट लेते हैं राजेश सतपुते जी का। राजेश जी, एक लास्ट जो एवरेज मेरे ख्याल से कमेंट्स का प्लेस्ड है करीब 36, 40, 36, 50 पे, आपका व्यू क्या बन रहा है कमेंट्स पे? देखिए कमेंट्स में जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मुझे लगता है अगर लॉन्ग है तो कैरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3640, 3650 आपने बिल्कुल सही कहा, ये 50 डे में जोन है। अगर ये लेवल पार करेगा तो 3800 को ये अनफोल्ड करेगा। तो ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर देख के लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी चाहिए। रही बात स्टॉप लॉस की, तो देखिए 3600 पे पुट राइटर जो है उस लिहाज से अगर देखें तो 3580 का एक स्टॉप लॉस रखे, इस लॉन्ग पोजीशन को कैरी करें। नेक्स्ट टारगेट जैसे मैंने कहा 3800 प्लस होना चाहिए। एक बात है, जिस रेंज में हम क्लोज होने जा रहे हैं उसमें कतई भी जो 24500 का कॉल राइटर है वो शायद, देखिए बहुत तो एग्जिट हो जरा। एक बार प्लीज़ निफ्टी की 24500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग OI लेके आइएगा, फिर चलते हैं उसके पास क्लोजिंग के लिए। ज़रा एक बार OI रखिएगा। फाइनली मेरे ख्याल से कल क्लोजिंग बेसिस पे जो ये स्ट्राइक थी ना, करीब जो आउटस्टैंडिंग OI होल्ड कर रही थी 24500 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल, वो था करीब 50,16,000।
एक बार देखते हैं वहाँ पे 57, ये है करीब 1 करोड़ का। तो और 16 प्रीमियम है करीब 16 रुपये, नहीं 57 रुपये के आसपास। तो 50 लाख शेयर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली और बड़े हैं। तो 50 लाख का एडिशन यहाँ पे, क्लोज हमारा 24,950 के आसपास। दैट मीन्स इसमें बाइंग काफ़ी है आज, नॉट एग्जैक्टली राइटिंग 24,600-700 के जोन में है। और बैंक निफ्टी करीब 52,362 के स्तर पे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें बिटवीन आई थिंक 252 टू लगभग टिल टाइम, मतलब अभी के वक्त में करीब 100 अंकों की रिकवरी है। तो बैंक निफ्टी शांत रहा और अपने वो 52,500 52,400 की जोन के जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सेफ सिक्योर रहे। और मैं आज इस पूरे कार्यक्रम में शायद सिर्फ उन स्टॉक्स को लोकेट करता रहा जो कि शॉर्ट कवरिंग के बड़े कैंडिडेट्स हैं। एक स्टॉक और जिस पर नज़र रखिएगा, दैट्स एस्ट्रल। पॉसिबली लास्ट टेक लूँगा मैं यहाँ पर। अमित, आपका एस्ट्रल पे टेक? जी वीरेंद्र जी, एक यहाँ पे बॉटम रिवर्सल देख रहे हैं, यहाँ पे पुलबैक की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। स्टॉक ने अपना 10 डेमा क्रॉस कर लिया, 20 डेमा लगभग 1820 के आसपास आता है। वो एक बार निकले तो मुझे लगता है 1850 तक का एक कंडीशनल बाय बनता है। इन दैट केस स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 1800 रुपये का। बिल्कुल। अच्छा वीरू, आपने बिल्कुल एक चीज़ जो एकदम एंड में कही ना, वो मैं थोड़ा उससे अग्री करूँगा कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स वो भी काफ़ी आपको ध्यान रखने होंगे। जहाँ ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई था, अक्टूबर में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, जहाँ रोल ओवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए, आई थिंक वो भी एक सेट ऑफ स्टॉक्स है जिस पर आप अगले 3-4 दिन नज़र रखेंगे, क्योंकि ये मूव अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और शायद प्ले आउट हो। लेकिन वीरू, कल मार्केट का असली टेस्ट होगा वैसे, क्योंकि कल थर्ड डे है। नॉर्मली जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट में जो नई स्विंग्स होती हैं वो तीसरे दिन पर जाकर उनका असली टेस्ट होता है। तो कल पता चलेगा कि ये जो रैली है ये टिक रही है या नहीं टिक रही है। इवन यूएस मार्केट का भी जो मूव है वो आज मैच्योर रिएक्शन आ जाएगी उसमें सेकेंड हाफ में। अभी के लिए फ्यूचर्स 900-925 पॉइंट ऊपर हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या पैन आउट होता है वो देखेंगे और उसके बाद कल व्यू देखते हैं। लेकिन अगर कल भी मार्केट नहीं रुका तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वीरू, हाँ मैं वही प्रश्न पूछ रहा था अनुज, क्योंकि कल की ओपनिंग के 50 पॉइंट के दायरे में हमारा 20 डेमा प्लेस्ड होगा। अगर हम उसके ऊपर टिक गए, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे ही सारे एवरेज के ऊपर है, तो क्या ये एक अच्छा थ्रस्ट जनरेट करेगा? नहीं देखिए, अगर कल 20 डेमा को हमने क्रॉस किया, हॉल्ट नहीं मिला वहाँ पर, तो वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इसमें खैर कोई आई थिंक संशय नहीं है। और कंसिडरिंग एक सेक्टर अब जहाँ से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो है आईटी। वहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन भी हुई थी तो वो बाउंस बैक आया। बैंक्स वैसे भी स्ट्रांग है। आई थिंक बस एक आध स्टॉक्स हैं और जिनका जुड़ना ज़रूरी है शायद, जैसे रिलायंस है या लार्सन है या कंजम्पशन है। अगर ये थोड़ा सा जुड़ना शुरू कर दें तो शायद फिर मार्केट वापस उस 25,000-26,000 के लेवल्स की तरफ बढ़े। लेकिन खैर उसमें टाइम लगेगा। अभी के लिए तो पावरफुल शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट में रहे 2 दिन में और अच्छे मूव्स रहे। चलिए वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट क्लोजिंग फिर फाइनली रही कैसी। 280 पॉइंट के गेंस के साथ निफ्टी, और देखिए एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर हम बंद हो रहे हैं। टेक्निकली आप कह सकते हैं कि 24,520 के करीब था हाईज, लेकिन फिर भी 24,500 पे बंद होना बहुत शानदार है। बैंक निफ्टी भी करीब 150 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। निफ्टी आईटी देखिए करीब 4% ऊपर बंद। मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% ऊपर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए 2000 बढ़ने वाले शेयर, 480 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। चलिए अब सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। और कैपिटल गुड्स 0.3%, ऑयल एंड गैस 2.5%, रियल एस्टेट 2.5%, मेटल्स 1.5%, आईटी 4%, पीएसयू इंडेक्स करीब 2%, पीएसयू बैंक करीब 1.5%। सारे के सारे इंडिसेस में काफ़ी अच्छे मूव्स रहे। अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मूड माहौल रहा। निफ्टी करीब 284 पॉइंट ऊपर, बीईएल 5% ऊपर था, अडानी एंटरप्राइजेस करीब 4.5%, टीसीएस 4.25%, एचसीएल टेक 4%, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, मारुति, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर मोमेंटम काफ़ी शानदार था। लोअर साइड पर जो स्टॉक्स थे उनमें एसबीआई लाइफ, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ट्रेंड नंबर से पहले नंबर्स कल हैं ट्रेंड के। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा मूड मार्केट के लिए। 24,500 पर क्लोजिंग और एक बैक टू बैक क्लोजिंग का शानदार मूव्स। इनफैक्ट 2 दिन में वीरू 600 पॉइंट के करीब की निफ्टी में रैली हो चुकी है। जो लो था हमारा 23,850 के करीब का, वहाँ से 24,500 मतलब करीब
करीब क्या ज़्यादा ही हो गया, 600 पॉइंट से ज़्यादा की रैली 2 दिन में निफ्टी के लिए। शानदार शानदार अनुज, जो आपका मापदंड था है ना, 2 दिन एटलीस्ट एक अच्छा क्लोज मिले, डे हाई पे मिले, वो तो पूरा हो गया। अब जब कल अनुज और मैं स्क्रीन पे होंगे तो ईश्वर करे, भगवान करे कि 20 डे के ऊपर जर्नी जो स्टार्ट है वो फिर शुरू हो, कि जर्नी फिर शुरू हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और कल यानी निफ्टी की एक्सपायरी के दिन मैं अनुज हर्षदा और आशीष सुबह आपसे मॉर्निंग कॉल में मुलाकात करेंगे। उसके बाद मुनाफे की तैयारी अनुज और आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।